Okay, good morning everyone. Good morning, ma'am. And once again, welcome in this second day of webinar. And today, sir is going to explain us about the CTET examination syllabus, each question, section, everything. I hope you all are going to get more benefit from today's lecture. Sir, please continue. Yes, ma'am. So, good morning, friends. Good morning to all. आज हमारे इस सेशन का सेकेंड डे है. हमने स्टेट लेवल वेबिनार अरेंज किया था एमसीई एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, और इस कार्यक्रम का फर्स्ट डे हमने कल देखा. कल हमने डिस्कस किया टीईटी एग्जामिनेशन के बारे में. इस एग्जाम के जो भी एंगल्स थे, जो भी रिक्वायर्ड बातें थी, वो सभी बातें हमने कल डिस्कस किए थे. आपके कुछ डाउट्स थे, वो डाउट्स भी हमने कल क्लियर करने की कोशिश की थी. इसके अलावा आप लोगों को ये लगता है कि और आपके पास आपके तरफ से कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो हम वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन आज के सेशन के लास्ट पॉइंट पर, लास्ट मोड पर आज हमें टोटली डिस्कस करना है हमारे सीटेट के बारे में. और हम डिफरेंशिएट करेंगे कि टीईटी क्या होती है और सीटेट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. टीईटी के बारे में तो कल हमने डिटेल में जाना ही था. आज हमें सीटीईटी के बारे में जानने के बाद, क्योंकि बहुत सारी बातें सिमिलर है टीईटी और सीटीईटी में, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सेकेंडली जाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है सीटेट एग्जामिनेशन के लिए या टीईटी एग्जामिनेशन के लिए. साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो प्रिपरेशन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, आपको क्या बैरियर्स आ सकते हैं, उन बैरियर्स को आपने कैसे ओवरकम करना है, किस तरीके से अच्छे मार्क्स आपने लाना है, और इन मार्क्स को लाने के लिए आपने कौन से बुक्स को चूज करना चाहिए, अपना माइंडसेट किस तरीके से करना चाहिए, अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे. और हम साथ ही साथ लास्ट में कुछ ऐसी बातें, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिस पर इसके पहले जिन सब्जेक्ट पर या जिस सीटेट में आए हुए जो क्वेश्चंस है उन पर भी थोड़ा सा हम नजर डालेंगे. तो इससे आप लोगों को एक अंदाजा आएगा, एक आप गेस कर पाओगे कि हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी होगी. और लास्ट में मैं कुछ मेरे अचीवमेंट्स आप लोगों को बताऊंगा. ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि एक स्टेज इस तरीके से आ जाती है, इस स्टेज पर आने के बाद में इन सभी बातों को पाने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती है. वो इजीली आपके द्वारा किए जाते हैं, आपसे वो होते जाते हैं, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इतना इजी हो जाता है जब आप एक स्टेज पर आ जाते हो, एक लेवल पर आ जाते हो, एक आपने मुकाम हासिल कर लिया होता है तब उस समय में. तो ये मुझे बताना जरूरी लगता है, इसलिए मैं लास्ट में आपको मेरे अचीवमेंट्स भी बताऊंगा, विथ प्रूफ बताऊंगा मैं. ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. मैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स टीम का फिर से यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी ला कर दी कि आप लोगों के सामने मैं आ सकूं, आप लोगों से मैं डिस्कस कर सकूं, आप लोगों तक मैं पहुंच पाऊं. क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं एक हीरा हो, वो हीरा कहीं तो भी कचरे में पड़ा होगा, तो वो कचरे में रहने के बाद में उस हीरे की कोई वैल्यू नहीं होती है. उस हीरे को मार्केट में लाना बहुत जरूरी होता है. जब वो मार्केट में आ जाएगा तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है. अदरवाइज मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के पास में कई हीरे होंगे लेकिन मुझे उसकी कीमत नहीं होगी, तो वो हीरे कोई काम के नहीं होंगे मेरे पास में, वो सिर्फ एक कांच के टुकड़े माने जाएंगे. तो इसीलिए मैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम का यहाँ पर दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जैसे एस्पायरिंग पीपल्स के सामने, एक बच्चे जो भारत का भविष्य बनने वाले हैं, उन बच्चों के सामने मुझे आने का मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं. दोस्तों, आज का दिन हमारा सेकेंड डे होगा. सेकेंड डे है, हम सीटीटी या टीईटी के
सब्जेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, हम एक फ्यूचर के टीचर बनने वाले हैं और फ्यूचर का टीचर कैसे होना चाहिए इस पर मैंने कल आपसे बात भी की थी। हमेशा हमारे दिमाग में एक ये चीज होनी चाहिए कि मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा। मैं टीचर के लिए लगने वाली जो भी बातें होगी, जो भी स्किल्स होंगे, जो भी कैपेबिलिटीज होगी, वो सब अचीव करने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं करूंगा, मैं करने की कोशिश करूंगा, मैं लेने की कोशिश करूंगा। जब ये एटीट्यूड आपका बन जाता है तो मैं मानता हूं कि आप में भी बहुत सारे बातें, बहुत सारी कैपेबिलिटीज छुपी हुई है, हिडन है। वो हिडन वाली बातें आप बाहर निकालिए, जरूर आप भी एक दिन अच्छा टीचर बन पाओगे, जरूर बन पाओगे। सिर्फ कोशिश करना होता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये आप लोगों ने सुना है। और ये चीज जीवन में हमेशा के लिए गांठ बांध कर रख लेना है आपको कि ये होता है, लेकिन करना पड़ेगा, करने से ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हम चलते हैं अब सेकेंड डे के तरफ, और फर्स्ट स्लाइड पर मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये आपके लिए एक मोटिवेशन होगा, ये आपके लिए एक मोटिवेशन होगा, जिस मोटिवेशन में मैं आपको कुछ बातें लेकर आया हूं। ये बातें इसलिए लेकर आया हूं कि थोड़ा सा आप अच्छा समझ पाए, थोड़ा सा आप इसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए, आप इन चीजों को करने के लिए थोड़ा सा माइंडसेट के साथ में तैयार हो जाए। तो देखिए, टीचिंग क्या होता है? टीचिंग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज इंपार्ट करना है क्या? नहीं, टीचिंग इज मोर देन इंपार्टिंग नॉलेज। सिर्फ नॉलेज क्रिएट करना, बच्चों को नॉलेज देना, बुक्स देकर उठाकर दे देना, बहुत सारा डेटा है ये लेकर जाओ पढ़ लो, या ये आप लेकर जाओ, ये मैंने आपको टीचिंग कर दिया, ये टीचिंग नहीं होती है। टीचिंग वो होती है जिसमें इंस्पायरिंग चेंज मिलता है। इंस्पायरिंग चेंज में आप क्या देखोगे कि आप ये देखोगे कि आपने अगर टीच नहीं किया बच्चों को तो चलेगा, आपने बच्चों को कुछ बुक्स नहीं दी तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी छोड़ देना है आपको। एक ऐसी चिंगारी छोड़ देना है कि वो हमेशा जलते रहेगा, हमेशा उसको अंदर से कुछ करने की आस मिलेगी, अपेक्षाएं होगी, वो कोई बातें ऐसे लेकर जाएगा कि मैं आज के दिन ये बात सीख लूं, मुझे सीखना ही है। इसे कहेंगे हम टीचिंग। तो भले ही आप कभी कभी उन बच्चों को नॉलेज नहीं दे पाए तो चलेगा, लेकिन हमेशा अपने बच्चों के सामने उनको जब भी रिप्रेजेंट करोगे आप, तो उनमें मोटिवेशन क्रिएट करने का काम करना है आप लोगों को एज अ टीचर। उसके बाद लर्निंग। अभी आप लर्निंग कर रहे हो, तो लर्निंग करते समय क्या करना होगा? लर्निंग सिर्फ और सिर्फ हमें एब्जॉर्बिंग फैक्ट्स करना है क्या? हमने किसी चीज को हमारे अंदर में ले लिया, हमने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया इसका मीन्स वही होता है जिसको हम कहते हैं पोपट पंची। जैसे एक मिट्टू होता है ना, वो मिट्टू पढ़ लेता है मीन्स वो बोलता है, और उसको मीनिंग नहीं पता होता उस चीज का, वो सिर्फ उसको रिपीटेडली बोलने की कोशिश करता है, मम्मी 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 मम्मी, पापा 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 पापा, जो भी उसको आता होगा वो, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता है, उसको उसका मीनिंग नहीं पता है। इसका मतलब उसने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया है। लेकिन लर्निंग इसे नहीं कहेंगे। लर्निंग क्या होगा? लर्निंग ये होगा कि उस नॉलेज को अक्वायरिंग कर उसको अंडरस्टैंड करना होगा। और जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कहा था कि आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे जिस लेवल पर जाने के बाद में आपको सभी बातें इजी लगेगी, इजी, तो वो जब आएगी तब आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, किसी भी नॉलेज को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। मेरे पास में 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा नॉलेज है, लेकिन वो कहां अप्लाई किया जाता है, उसको कब अप्लाई में लाना पड़ेगा, ये नहीं है, तो उस नॉलेज का क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले उस चीज को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करिए, उसको हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, हमारे डेली लाइफ से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। उस नॉलेज को आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाओगे। लेकिन आपने थेरोटिकली उसको पढ़ लिया, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, ये बात नहीं, क्योंकि हमारी मेमोरी हर चीज को कुछ लिमिटेड समय तक ही स्टोर करके रख सकती है, बाद में उसको वॉश कर देती है वो, और वॉशिंग हो गई तो आपको फिर से नहीं मिलेगी। लेकिन आपने अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो वो आप जब चाहे तब उसको रिकॉल। ओके, तो मैंने आपको टीचिंग और लर्निंग दोनों के भी बारे में बताया है। आप अभी दोनों स्टेज में हो, आप टीचिंग भी करने वाले हो और अभी आप लर्निंग भी कर रहे हो।
तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आपको आगे चलना होगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप इस दुनिया के अच्छे से अच्छा टीचर बन सकते हो, अच्छे से अच्छा टीचर बन सकते हो। लेकिन वो करने के लिए आपने ये चीजें करना, और याद रखना हमेशा कि मैं इस दुनिया में मुझे जो चीजें नहीं आती है वो चीजें मैं अक्वायर करने की कोशिश करूंगा अच्छी तरीके से। रोज एक तो भी नई बात सीखूंगा। ये आपने किया तो हमेशा आप जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। अब सीटेट के बारे में देखते हैं। हमारा कल का जो सेशन हुआ था टीईटी के बारे में, उस टीईटी के सेशन में और इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है, इसलिए हम सीटेट के बारे में थोड़ा और लुक करेंगे। जो मेन बातें हैं मैं आपको वो डिस्कस करता हूं। अब सीटेट क्या होता है? तो सीटेट ये होता है कि जिसमें सी लग चुका है। कल हमने टीईटी देखा, सिर्फ इसमें सी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो सी एक्स्ट्रा मींस क्या होगा? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सी फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे उसका मीनिंग होगा। अब ये जो मीनिंग है, ये क्यों यहां पर सीटेट कहा जाता है इसको? तो जैसे हमने कल देखा था कि टीईटी जो एग्जामिनेशन है ये हर स्टेट वाइज होती है। हर स्टेट में, जैसे हम महाराष्ट्र में होते हैं तो हमें उसे महा टीईटी कहते हैं। हम अगर आंध्र प्रदेश गए तो उसको एपी टेस्ट कहा जाएगा, आंध्र प्रदेश टेस्ट। आप एमपी में जाओगे तो एमपी टेस्ट कहा जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था। लेकिन जब ओवरऑल पूरे सेंट्रल वाइड मींस आप सेंट्रल की एक टीईटी देते हो तो उसको सीटेट कहा जाता है। जब ये सीटेट की बात करेंगे तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो बॉडी है वो होती है सीबीएसई। अभी सीबीएसई का क्या फुल फॉर्म होगा, कोई बता पाएगा मुझे? सीबीएसई का क्या फुल फॉर्म होगा? ये बेसिक नॉलेज आपके पास में होना जरूरी है, होना चाहिए आप लोगों के पास। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम सीबीएसई कहते हैं। ये जो सीबीएसई है ये हमारे इंडिया में एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन को कंट्रोल करने का काम, उस पर वॉच करने का काम और उसको मैनेज करने का काम ये करती है। तो इनके द्वारा हमारे भारत में सीटेट एग्जामिनेशन ली जाती है। अभी आप लोगों को पता होगा तो December 14 को, आने वाले दिसंबर मंथ में एग्जामिनेशन है सीटेट की, जिसके फॉर्म आकर जा चुके हैं। आप लोगों में से किन्हीं बच्चों ने फिल भी किया होगा, उसकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो आज वो प्रिपरेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सीटेट ये होता है, सीटेट एग्जामिनेशन ये सेंट्रल लेवल पर ली जाती है और इसलिए उसको सीटेट कहा जाता है। इसमें भी टीईटी के जैसे ही 2 एग्जाम्स होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस होगा, वो हम थोड़ा सा आगे में बात करेंगे। इसके लिए पेपर कितने होते हैं? तो वही मैंने जैसे अभी आपको बताया, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, जो हमने कल डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके एप्लीकेशन कौन कर पाएगा? तो एप्लीकेशन वही लोग करेंगे जो टीईटी में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पेपर 1 के लिए एसएससी होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए आपका। पेपर 2 के लिए बीएड या बीएड के साथ में डीएड भी रहा तो चलेगा, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ये हमने कल डिस्कस किया था, ये उसका क्वालिफिकेशन हमने टीईटी के बारे में भी देखा था। ठीक है, सेम कंडीशन है, सेम बातें हैं, जो टीईटी के लिए लगती है वही बातें सीटेट के लिए भी लगती है। पेपर 2 के लिए अपर प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया था, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और कंटेंट यहां थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कंटेंट में अगर हम बात करते हैं तो टीईटी का कंटेंट बहुत वास्ट है। हमारे महाराष्ट्र टीईटी का कंटेंट या सिलेबस देखेंगे तो बहुत वास्ट है, बहुत डिटेलिंग है, लेकिन उन्होंने ऐसे डिफाइन नहीं किया है। उन्होंने कह दिया है कि थेरीज ऑफ लर्निंग के थेरीज, लेकिन थेरीज में कौन कौन सी थेरी आएगी ये नहीं बताया उन्होंने। फिर थेरी तो बहुत सारी है, लेकिन यही पर्टिकुलर आएगी ऐसा टीईटी में नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन सीटेट की जब हम बात करते हैं तो सीटेट में कुछ पर्टिकुलर थेरीज ही दी गई है। स्किनर की थेरी होगी, कोलबर की थेरी होगी, पैवलोव की थेरी होगी, बस मेंशन किया है पर्टिकुलरली इतनी ही थेरी आएगी, आप इतने ही करना है और उस पर ही क्वेश्चन आएंगे आपको। इस तरीके से यहां पर सीटेट में
जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है वो सिलेबस ऑथेंटिक रूप से उतने ही क्वेश्चन उसी लेवल से उसी कंटेंट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ पूछने की वहां पर गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन टीईटी का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, एक ही वर्ड में पूरा सिलेबस डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये सिलेबस है टीईटी का जो कल हमने डिस्कस किया था, और इसका सीटेट का भी, सीटेट का भी सिलेबस यही है करीब करीब, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिकेशन आ चुका है। तो हम जब सीटेट के बारे में देखते हैं तो उसमें आपको उन कंटेंट के बारे में पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको सिलेबस पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, फिर आगे चलते हैं। पेपर 2 का हुआ, कंटेंट इसी तरीके से दिया जाता है जैसे टीईटी में होता था। हमने कल जो डिस्कस किया था टीईटी के बारे में, सेम कंटेंट का जो एक तरीके से वेटेज है वो वेटेज इसी तरीके से आने वाला है आपको सीटेट में भी। ये पेपर 2 का था। क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होंगे? क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होंगे? तो क्वालिफिकेशन के मार्क्स वही है जो हमने कल टीईटी के बारे में देखा था। सिर्फ यहां क्या हो जाता है कि इतना डिफरेंस होता है कि अगर आप महाराष्ट्र में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे महाराष्ट्र में एनटी होता है ना, या फिर महाराष्ट्र में SEBC होता है, या फिर इसके अलावा EWS होता है, EWS तभी सेंट्रल में भी है, VJ होता है, और अलग अलग चीजें होती है। तो अगर आप यहां बिलोंग करते हो महाराष्ट्र में इस कैटेगरी से, लेकिन सेंट्रल में आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपका क्राइटेरिया वो बदल जाएगा वहां पर, कि आप अगर महाराष्ट्र में इन कुछ कैटेगरी के से बिलोंग करते होंगे और वहां जाते हो कहा सेंट्रल में, तो सेंट्रल में अगर आप ओपन में आते हो तो आपको 90 मार्क्स लेना पड़ेगा। अगर यहाँ कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो यहाँ आपको 82 से काम चल जाएगा महाराष्ट्र में। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हो सेंट्रल में ओपन कैटेगरी से, तो आपको ये क्राइटेरिया लेकर 90% नहीं, सॉरी 90 मार्क्स होगा। ओके, 90 मार्क्स होगा, तो आपको 90 मार्क्स को लेकर ही जाना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के लिए। तो इतना आपका क्राइटेरिया बदल जाएगा, क्योंकि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये आपको पता है, आप उतना देख लेना है और उस तरीके से उस चीज को आप समझ लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और वैलिडिटी अगर हम देखेंगे तो वैलिडिटी भी सेम है। ओके, सेम वैलिडिटी है जिस तरीके से टीईटी के लिए 7 साल की पहले थी, वो टीईटी सीटेट के लिए भी लगती थी। अब ओवरऑल लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी सीटेट का सर्टिफिकेशन आपके पास में अगर आता है तो आपको वो मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। बुक्स के बारे में अगर देखें तो बुक्स वही है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस होगा। डिफरेंस में क्या होगा, जो सब्जेक्ट वाइज आप जाओगे उस सब्जेक्ट वाइज बुक्स में मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है कि आपको एनसीईआरटी के बुक्स यहां रेफर करना पड़ेगा। जब आप यहां सेंट्रल टीईटी की बात करते हो तो वहां पर आपको सिलेबस में एनसीईआरटी के बुक्स रेफर करना पड़ेगा। कल हम जब टीईटी की बात कर रहे थे तो टीईटी में आपको स्टेट बोर्ड के बुक्स रेफर करना था, लेकिन सिलेबस डिफरेंट है स्टेट बोर्ड का और एनसीईआरटी का। तो यहां आप स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करके सीटेट के लिए नहीं जा सकते। आपको अगर सीटेट करना है तो प्रॉपरली अपने एनसीईआरटी के बुक्स रेफर करके उसी सिलेबस के द्वारा आपको जाना पड़ेगा। बाकी इन सब्जेक्ट के लिए जो कॉमन है, चाइल्ड साइकोलॉजी हो या लैंग्वेजेस में आप जो भी सिलेक्ट करने वाले हो, उनके जो पर्टिकुलर ऑथर है जैसे हमने कल बात की थी वो भी लिए तो चलेगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा अपने इसमें आपने ऐड कर लेना है। अब हम आते हैं हमारे आज के बेसिक पॉइंट पर। हाउ टू प्रिपेयर, सीटेट हो या टीईटी हो, दोनों के लिए कॉमनली आपको यहां पर मिल जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों में से किन बच्चों ने टीईटी का फॉर्म फिल किया है, किन बच्चों ने सीटेट का फॉर्म फिल किया है, तो मैं कॉमन वे से जाने की कोशिश करूंगा। कुछ बच्चे टीईटी वाले भी होंगे, कुछ सीटेट वाले भी होंगे। तो अगर टीईटी की बात करते हैं प्रिपरेशन की, अभी फिलहाल हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो अगर आप टीईटी की बात करते हो तो टीईटी की एग्जाम आने वाले 10 नवंबर को है। मींस आज की 26 है, तो यहां से आपको 4 दिन ये मिलेंगे और 9 दिन वो मिलते हैं, ऐसे 13 दिन आपके हाथ में है अगर टीईटी की बात करते हो। तो इस 13 दिन में आपको ये प्लानिंग
थोड़ा अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इतना हार्ड एंड फास्ट होना बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मतलब प्रॉपर नहीं हो पाएगा आपका। सीटेट के लिए आपके लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। तो आने वाले दिसंबर में 14 ऑफ दिसंबर को आपकी सीटेट की प्रिपरेशन मतलब एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए आपके पास में अच्छा खासा समय है, तो आप उसका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे अगर इसके थ्रू आप जाना चाहते हो तो। या फिर फिलहाल में आप में से किसी ने नहीं किया है, फॉर्म फिल नहीं किया ना सीटेट ना टीईटी, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपके लिए ये सिलेबस, ये टाइम टेबल या ये प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी होगी वो पूरी तरीके से अप्लीकेबल होगी। तो आप जिन भी कैटेगरी में बैठते हो अपने तरीके से सोचना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले आपने टारगेट करना है कि हर एक सब्जेक्ट में मुझे 25 प्लस मार्क्स लेना ही है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट, पेपर 2 हो तो पेपर 2 के 5 में से 5 सब्जेक्ट में आपको 25 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अब जैसे आप लोगों को बेसिक नॉलेज तो है कि हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, तो आप लोगों ने देखा ही है कि हमने देखा था ईच सब्जेक्ट ये बिलोंग करते हैं 30 मार्क्स से। तो फिर जब हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स है तो 30 मार्क्स को आपको मैंने जो टारगेट दिया है वो 25 का दिया है, 25 प्लस का दिया है। आप बोलोगे सर ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तो पॉसिबल है, ये मेरा मानना है। मैं कहूंगा कि पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? जब उस चीज को आप उस जुनून से पाने के लिए जाओगे। वो जुनून होना चाहिए हम में। जब आप वो जुनून तैयार करोगे, अपने दिल दिमाग में तैयार करोगे, तो 25 क्या आउट ऑफ 30 भी मिला सकते हैं, मिला सकते, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फिर अब आप अगर जब टारगेट लेकर जाओगे कि मुझे 25 मार्क्स मिलाना है इस सब्जेक्ट में, तो जाकर आप कभी 20 या 22 या 21 के आसपास पहुंच पाओगे। मैं अगर रोजाना 100 रुपए कमाने की बात करता हूं कि मुझे आज 100 रुपए कमाना है किसी भी हालत में, मेरा टारगेट है, तो मैं दिन में 100 रुपए नहीं कमा पाऊंगा। टारगेट अगर 100 का रखा है तो मैं एटलीस्ट 90-80 तक पहुंच पाता हूं। तो आपका टारगेट होना चाहिए 25 मार्क्स का ईच मिनिमम। अगर आपकी कैपेबिलिटीज पर आपको भरोसा है और आप कर पाते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 30। लेकिन मैं एज एन एवरेज बता रहा हूं, जो बच्चों को अभी बेसिक भी नहीं पता है उन्होंने भी अपना टारगेट लेकर चलना है 25 प्लस का। जब आप ये टारगेट लेकर चलोगे तब आप लोगों को यहां तक आने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये टारगेट लेकर चलेंगे हम। फिर भी इस टारगेट को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस टारगेट को अगर पाना है तो सबसे पहले अपना खुद का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल मीन्स, सर आपने कहा टाइम टेबल बनाना है, मैंने बना लिया और उसको रख दिया। सर आपने कहा टाइम टेबल बनाना है, मैंने बना लिया और उसको मैंने एक बुक के पेज बुक में अंदर रख दिया और अलमारी में उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर रख दिया। तो उस टाइम टेबल का कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। टाइम टेबल जब आप बनाते हो तो वो टाइम टेबल बनाते समय उसको अप्लीकेशन करते आना चाहिए, आपको अप्लीकेबल होना चाहिए वो। फिर वो टाइम टेबल कैसे होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम टेबल इसलिए बनाना है कि आपको आज के टारगेट्स पता होंगे, आज के दिन मुझे क्या करना है। तो जब आप अपना टाइम टेबल फ्रेम करते हो ना, तो आपके दिमाग में होता है कि मेरे 2 घंटे इस सब्जेक्ट को मुझे देना है, ये 2 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, ये 2 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देना है। उसके बाद का जो समय है ना, वो मेरे घूमने के लिए या मेरे बाकी की बातें करने के लिए वो रिजर्व है, तो मैं उस समय में वही बातें करूंगा। तो क्या होगा आपको आपके टारगेट्स पता है कि मुझे मार्केट में जाना है, तो मेरा दिल अभी नहीं दौड़ेगा मार्केट में कि मुझे ये लेना है वो लेना है। मुझे पता है मुझे 2 बजे मार्केट में जाना है, मैं जाऊंगा 2 बजे। लेकिन उसके पहले क्या करना है, मेरा टाइम टेबल जिस तरीके से है उसको फॉलो करना है। तब जाकर 2 बजे तो मैं सब बंद करूंगा और मार्केट में जाऊंगा, जो मेरा काम है वो मैं करके आऊंगा। तो आपको अपना अगर टारगेट पता है डे बाय डे, तो आप उसको फॉलो करते हो। फॉलो जब करते हो तो आप रोज के रोज एक कदम आगे बढ़ते हो अपने मुकाम की तरफ।
अपने मंजिल की तरफ एक एक कदम रोज बढ़ते हो आप। और जब आप रोज बढ़ोगे तो कहां से शुरुआत की थी और कहां पहुंच गए ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाते समय सबसे बड़ी बात यह ध्यान में रखना है कि आपके पास में कितना समय है। कितना समय है मेरे पास में और आपके पास में समान समय। ना ऊपर वाले ने आपको ज्यादा समय दिया है ना मुझे ज्यादा समय दिया है। ऊपर वाले ने ऐसा नहीं कहा कि चलो आप अच्छे घड़ी में पैदा हुए हो अच्छे समय में तो आपको मैं 25 घंटे दे देता हूं दिन में। और वो वाघमारे सर का जो पैदा होने का समय था ना वो बुरा था इसलिए उनको मैं दिन में सिर्फ 23 ही घंटे देता हूं क्योंकि वो बुरे समय में पैदा हुए थे। ऐसा होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप और हम सभी के पास में 24 आवर्स है। जब हम 24 आवर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ बातें कंपलसरी करना ही होता है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। जिसमें हम सोना कहेंगे, रेस्ट करना, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। वो हमारा रूटीन वर्क है, वो होना ही चाहिए क्योंकि हमारा शरीर हमारी बॉडी ये मशीन नहीं है। वो रूटीन वर्क में थक जाती है, उसको रेस्ट होना चाहिए तो रेस्ट देना चाहिए। तो फिर कितना देना चाहिए? तो उसको जितना लगता है उतना देना चाहिए। नहीं तो फिर ठीक है सर रेस्ट देना है तो मैं 2 घंटे दे देता हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है सर मैं 10 घंटे देता हूं मेरी बॉडी के रेस्ट करने के लिए, नहीं होना चाहिए। जितना लगता है उतना। अब आपने अपने बॉडी को कैसे हैबिट लगाई है आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसको 10 घंटे सोने की आदत लगाई है क्या, या आपने उसको 4 घंटे सोने की आदत लगाई कि ये आप पर डिपेंड करता है। आपका जो रूटीन वर्क होगा इस हिसाब से। तो एज एन एवरेज मैं देखूं तो अगर आपको रेस्ट करने के लिए समय चाहिए हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में 6 घंटे काफी हो गए। 6 घंटे सफिशियंट है रेस्ट करने के लिए। किसी का कम या ज्यादा हो सकता है, ओके किसी का कम या ज्यादा हो सकता है। कोई 5 घंटे सोता हो या कोई 7 घंटे या 8 घंटे हो, लेकिन एक एवरेजली 6 घंटे आपके लिए बेस्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अब इसके बाद में आपके जो भी बेसिक नीड्स है या बेसिक जो एक्टिविटी होती है हमारी, सुबह उठने के बाद फ्रेश होना, नाश्ता करना, चाय पीना, ये वगैरह, इसको भी समय लगेगा। नहाना हो गया, फ्रेश होना हो गया, ये सभी चीजों को आप अगर देखते हो तो आपके पास में 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा निकाल दिए। फिर आप अभी स्कूल में कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज का घंटे आपका 6 घंटे अगर जाते हैं। ऐसे इस तरीके से जो भी आपका रूटीन वर्क होगा उसको कैलकुलेट करके जो बहुत जरूरी है ऐसे समय को निकाल कर, कट टू कट टाइम निकाल कर, जो बचा हुआ टाइम होगा उस टाइम का आपको अपने सिलेबस वाइज उसका प्रिपरेशन करना है, उसका टाइम टेबल बनाना है। लेकिन उस टाइम टेबल में ये भी बातें आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ओके ये भी बातें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो पहले आपको 2 तरीके से बातें निकालना पड़ेगा, कंपलसरी डे में, पूरे दिन में कंपलसरी करने वाली बातें, और फिर बचे हुए हवर्स जो होंगे वो आपको स्टडी के लिए। तो फिर ये तो कंपलसरी आपके जा ही रहे। फिर हम सिर्फ बात करेंगे उन घंटों के ऊपर कि जो आपको स्टडी के लिए बच रहे, जो स्टडी के लिए आपको बचेंगे। तो फिर स्टडी के लिए जब आपको जो घंटे बचेंगे तो मैं एक मोटा मोटा पकड़ के चलता हूं कि आपको अगर 6 घंटे भी बचते हैं दिन में, 6 घंटे भी अगर दिन में डेली आपके पास में रहते हैं तो सफिशियंट है, सफिशियंट है, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर ये 6 घंटों को कैसे डिवाइड करना है? तो पहले तो आपको अपना सिलेबस आपके हाथ में होना जरूरी होगा। जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज का, उस सब्जेक्ट का, उस एग्जामिनेशन का सिलेबस आपके हाथ में, आपके सामने हार्ड कॉपी के रूप में आपके सामने होना चाहिए। जब वो आप आपके सामने रखोगे तो उसका एक एनालिसिस करोगे आप उस सिलेबस का, कि जैसे हमारे पास में 5 सब्जेक्ट है, मैं नंबर लिख दूं 1 2 3 4 5। किसी भी पेपर 1 से बिलोंग करते हो या पेपर 2 से बिलोंग करते हो आप, तो हमारे पास में 5 सब्जेक्ट है। अब इस 5 सब्जेक्ट में मुझे यह देखना है कि मेरे लिए सबसे इजी या थोड़ा बहुत इजी, मतलब मुझे पहले से पता है ऐसे कौन से सब्जेक्ट है। सेकेंड टाइम साइड बाय साइड दूसरा अगर देखें तो जो मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स बाजू में निकालना है आपको।
तो इस सिलेबस का आप दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, एक इजी और एक हार्ड। अब जब आपने अपने सिलेबस को इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि इन 5 सब्जेक्ट में से मेरे पास में ये 3 सब्जेक्ट ऐसे जो मेरे लिए इजी है, या इजी माने कि मैं उसको करने बैठूं तो जल्दी से कर सकता हूं, मुझे अच्छे से आ सकता है, मैं कर पाऊंगा अच्छी तरीके से, थोड़ा समय दे दिया तो मैं उसको कर पाऊंगा। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये मैंने मेरे बचपन के स्कूल एजुकेशन से मैंने उसको प्रॉपर नहीं पढ़ा है, या मेरे वो अंडरस्टैंडिंग में अभी तक आया ही नहीं है, ऐसे हार्ड सब्जेक्ट है। तो फिर आप वहां से प्रिपेयर, मतलब अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करोगे। फिर अभी यहां 3 सब्जेक्ट को आपने क्या करना है कि आपके पास में 6 घंटे है, सब्जेक्ट है आपके पास में 5, तो फिर एवरेजली अगर देखें तो एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी नहीं मिल रहा है। तो फिर आप उस टाइम टेबल को बनाते समय ऐसा कर सकते हो कि अल्टरनेट डेज एक सब्जेक्ट दे सकते हो कि आज मैंने 1 घंटा या 2 घंटा या 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट लेना है ये वाला, तो दूसरे दिन वही समय में 2 घंटे के लिए मैं ये सब्जेक्ट लूंगा। अल्टरनेट डेज ले सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो, या डेली एक सब्जेक्ट को एक समय दे सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो, या ऐसा कर सकते हो कि आपके पास में टोटल डेज जो होंगे, सपोज 60 डेज है, 60 डेज में आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एज एन एवरेज एक सब्जेक्ट को 12 दिन मिल रहे, तो पहले 12 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर फर्स्ट ही करूंगा यही वाला, फिर नेक्स्ट 12 दिन में मैं ये वाला सब्जेक्ट करूंगा, उसके नेक्स्ट में 12 में ये सब्जेक्ट, ऐसा भी कर सकते हो आप, जो आपको इजी हो, कंफर्टेबल हो। क्योंकि हमारा माइंड कैसा है, हमारी लर्निंग स्टाइल कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि मुझे सब्जेक्ट चेंज हो गया तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आज मैं मराठी पढ़ रहा हूं, कल मैंने इंग्लिश ले लिया, परसों मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी ले लिया, तो मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ऐसा अगर है तो आप अपना सिलेबस उस तरीके से डिफाइन या टाइम टेबल बनाइए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने आधे घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ा तो चलेगा, दूसरे आधे में ये पढ़ा तो भी चलेगा, मुझे वो कंफर्टेबल है, मैं उस तरीके से ले सकता हूं, तो आप उस तरीके से लीजिए। आप किस तरीके से सीखना चाहते हो उस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई करिएगा, क्योंकि नया करने जाओगे, एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो उसको एडजस्टमेंट करने में आपको समय लगता है। ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा टाइम टेबल बनाते समय ध्यान में रहना है। फिर आपने अपना टाइम टेबल बना लिया है या बना रहे हो, तो उसमें क्या करना है कि शुरू में जब आप पढ़ना चाहोगे, पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, तो जो इजी कंटेंट है, जो आपके लिए अच्छे हैं, इजीली आप कर सकते हो, आपने इसके पहले उसको किया है, वहां से शुरुआत करिए। यहां मैंने दिया है इजी टू हार्ड, अपना जो कंटेंट है वो इजी टू हार्ड होना चाहिए, फ्रॉम इजी टू हार्ड। कि मुझे नंबर्स आते हैं, मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है, मुझे डिवाइड करना आता है, तो मैं वहां से शुरुआत करूंगा, और फिर धीरे 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 मैं उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऐसे कंटेंट लेते जाऊंगा जो मेरे लिए थोड़ा 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 मेरे नॉलेज में है, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे कंटेंट को लेते 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 मैं फिर हार्ड की तरफ जाऊंगा। तो मेरे लिए वो मैथ्स सब्जेक्ट जो होगा वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, मेरे लिए वो डिफिकल्ट नहीं होगा। ऐसे इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल को फ्रेम करिएगा। ये टाइम टेबल जब आपका फ्रेम हो गया सिंगल डे का जब आप बनाओगे तो क्या होगा, उसको आप हर दिन उस तरीके से फॉलो करोगे, हर दिन फॉलो करोगे उसको, उस तरीके से फॉलो करना। पहले कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा उसको फॉलो करना डिफिकल्ट जाएगा, प्रॉब्लम जाएगा, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बंद करने, लेकिन करने की कोशिश करिए। आज नहीं हुआ कल करिए, कल नहीं हुआ परसों करिए, कोशिश तो करिए। 1, 2, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद आप अपने रूटीन में आ जाओगे। सिर्फ शुरुआत करना जरूरी होता है, एक बार शुरुआत हो गई तो फिर बाद में आप उसको इजीली, वो टास्क आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहां आए, हमने टाइम टेबल अपना बनाया, उसको फॉलो किया। अब हमने क्या करना है, प्रिस्क्राइब सिलेबस भी आपके पास में रखना होगा, अपना सिलेबस आपको अपने पास रखना होगा, उस कंटेंट के द्वारा आपको जाना होगा, क्योंकि जब सिलेबस आपके आंखों के सामने होगा तो आपको उस सिलेबस के वो ही कंटेंट करना है। दुनिया में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन हमें अभी उस नॉलेज की जरूरत नहीं है, जितना अभी हमें हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है
उतना नॉलेज लेने की कोशिश करिए फिलहाल में, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। तो फिर उस सिलेबस में जितना दिया है, सिलेबस हमारे हाथ में होना जरूरी है। जो भी कंटेंट हमें करने हैं वो आपके आंखों के सामने होना चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी के रूप में होना चाहिए, मोबाइल में नहीं होना चाहिए। मोबाइल में अगर आप रखोगे तो वो आपके काम में नहीं होगा, आपके सामने प्रिंट आउट होना ही चाहिए वो, ठीक है। तो उस हर कंटेंट को फिर उसमें से क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपने लिया हो, जैसे सपोज हम करते हैं मराठी सब्जेक्ट लेते हैं, तो मराठी का जो पहला कंटेंट होगा उस कंटेंट को पहले टारगेटली पूरा करिए। वही कंटेंट आपको आज के दिन पढ़ना होगा या उससे ज्यादा पढ़ना है तो दूसरा कंटेंट जो नेक्स्ट वाला होगा उसको लेकर उस पर ही बात करना है, आपको उतना ही सोचना है। बाकी पूरी मराठी के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ वही कंटेंट को आप देखिए। इस तरीके से अपने सिलेबस को थोड़ा सा आपने समझ लेना है और फिर उस सिलेबस के हिसाब से अपनी स्टडी करना है। सिलेबस के बाहर जाकर आप स्टडी करना चाहोगे तो वो क्या होगा, वो ऐसे होगा कि जहां आपको मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो, पूरी तरीके से कर रहे हो, अपने आप को झोंक दे रहे हो, लेकिन कहां, जहां जरूरत नहीं है वहां, तो आपकी मेहनत जो होगी, जो आपके एफर्ट्स होंगे, पूरी तरीके से वेस्टेज जाएगी, वेस्ट जाएगी, उसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए जहां करना है वहीं करिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कहा आपको इजी टू हार्ड की तरफ जाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप इजी लोगे तो वो इजी क्या होगा कि उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते 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 एक दिन ऐसे आता है कि कितना भी बड़ा टास्क दे दीजिए आपको, आप उसको भी इजी तरीके से कर सकते हो। लेकिन इस सबसे मेन बात है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। जब आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो तो मेरा ये मानना है कि आपको सीटेट का सिलेबस हो या टीईटी का सिलेबस हो, कहीं भी कुछ भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट होगा थिंक पॉजिटिव, बिलीव योर सेल्फ। सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, पॉजिटिवली थिंक करना है आपको। ये पूरी तरीके से प्लानिंग करते समय या फिर ये जर्नी में कहीं ना कहीं, इस जर्नी में, इस टीचर एजुकेशन के फील्ड में आने के बाद में या उसके पहले, वहां से शुरुआत हुई होगी आपको निगेटिविटी देने वाले लोगों की। आपके आजू बाजू के एरिया में या आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव में या आपके दोस्तों में ऐसा कहा जाता होगा कि डीएड या बीएड करना तो आज के जमाने की बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इस एरिया में अभी कोई भी स्कोप नहीं है। ऐसे बोलने वाले लोग आपको आजकल अपने आजू बाजू में दिखते होंगे। लेकिन मेरा ये एक मानना है कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको डाइवर्ट करने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी बात सुनना नहीं है। आप सुनोगे तो आपके दिल दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। जब आपने ये फील्ड को चूज किया है तो उस फील्ड को पूरी तरीके से अपना बनाने की कोशिश करिए। उस फील्ड के हर एक स्किल, हर एक नॉलेज को लेने की कोशिश करिए। देखिए फिर क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है, सभी जगह अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस चीज को उस तरीके से देखने की जरूरत होगी। आप अगर इस चीज को उस तरीके से देखोगे तो मैं मानता हूं कि आप अपना खुद का करियर बना सकते हो। आप 10 लोगों को जॉब दे सकते हो, आप अपने आप को नहीं, 10 लोगों को जॉब दे सकते हो, आप अगर उस तरीके से, उस पॉजिटिव वे से उसको देखते हो तो। और फिर ये भी देखना है कि मैं ये सोचता हूं कि मैंने अगर आज शुरुआत की सीटेट के लिए तो मेरा तो प्रिपरेशन 0 है, मुझे तो सिलेबस भी नहीं पता, मुझे तो इसके कंटेंट भी नहीं पता, मैंने तो आज तक इसके बारे में सुना भी नहीं। तो क्या हुआ, हमने जब जन्म लिया था तो कोई बात सीख कर आए थे क्या? नहीं आए थे। तो आज हम बोलना सीखे, आज हम इतनी सारी बातें सीखे तो ये बातें भी सीख जाएंगे। तो पॉजिटिवली थिंक करना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब सब कुछ पॉसिबल है तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल है, हम ये भी कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा समय देंगे हम आराम से देंगे, लेकिन हाँ हम उस चीज को पा सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंक करना है। सबसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो यह होगा कि जिसमें आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पर, खुद पर बिलीव करना होगा। क्यों बिलीव करना होगा? क्योंकि आप अगर अपने आप को जो सिग्नल देते हो वही सिग्नल अपने माइंड तक जाते हैं और हमें उसी तरीके से बिहेवियर भी करते हैं। तो फिर मैं अगर अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझू, मैं अपने आप को बहुत नॉलेजेबल पर्सन समझू, तो हम
हमेशा मैं उस तरीके से उस रास्ते से जाने की कोशिश करता हूं और वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं उस तरीके से सोचता हूं तो। अगर मैं वैसे नहीं सोचता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं आगे जाकर बोल ही नहीं पाऊंगा, तो आप सच में नहीं बोल पाओगे। आपके पास में नॉलेज होगा भी तो आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पर भरोसा रखना है। भरोसा जब आप अपने आप पर रखोगे तो आप इस दुनिया की हर वो चीज करने के लायक बनोगे। आपको वो हर एक चीज मिलेगी जो आप सोच सकते हो, जो आप पाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल देंगे तभी, निगेटिव सिग्नल दोगे तो नहीं कर पाओगे। तो जब पॉजिटिव सिग्नल देना है आपको, तो आपने अपने आप पर भरोसा करना है कि मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूं। मैं भले मुझे 8 दिन लगे, मेरे साथी 2 दिन में करते हैं, मैं 8 दिन में करूंगा, लेकिन मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं। ये अपने आप पर भरोसा जब आप रखोगे तो आपको इस दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी चीज, कोई सिचुएशन हरा नहीं पाएगा। सीटेट तो नॉमिनल बात होगी। ओके, तो अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है और हमेशा पॉजिटिवली थिंक करते जाना है। हर दिन एक कदम बढ़ाना है। हम हमारे मंजिल के पास में बहुत जल्दी पहुंचेंगे, हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, आपको जब प्रिपरेशन करना है, पढ़ाई कर रहे हो आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा करिएगा। लेकिन कब? जब एटलीस्ट आपका 50% स्टडी हो चुका हो। 50% स्टडी आपने पहले करना है, प्रीवियस ईयर की बातें बाद में करना है। पहले आपको ये प्रिपरेशन करके आना है। जब तक आपका 50% प्रिपरेशन होता नहीं उस सिलेबस का, ऐसे आपको लगता है कि अब मैंने अच्छे से अपना सिलेबस समझ लिया है, कंटेंट को मैंने ग्रैब कर लिए है, अक्वायर कर लिए, अंडरस्टैंड कर लिए, तो फिर अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 सालों में आपके सीटेट में या टीईटी में आए हुए जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको रिकॉल करना है, स्टडी करना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपने कौन सा कंटेंट नहीं पढ़ा है, मतलब इस कंटेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको वहां नॉलेज में आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सीटेट में हो या टीईटी में हो, तो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस एंगल से पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये भी आपको वहां मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन करने का डायरेक्शन मिलेगा कि हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करना होगा कि क्वेश्चन एप्लीकेशन बेसिस पर भी आते हैं। तो मुझे सिर्फ कंटेंट अंडरस्टैंड करना या कंटेंट को अक्वायर करना, यहां तक मैंने अपनी सोच नहीं रखना है, तो मुझे उसको एप्लीकेशन भी करते आना चाहिए अगर क्वेश्चन उस तरीके से पूछे जा रहे हैं तो सेकंड थिंग आपको ये मिलेगी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाता है, ये भी आपको पता चले। आपको लैंग्वेजेस किस तरीके से यूज में लाई जाती है उस क्वेश्चन में, किस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इन चीजों का भी वहां आपको एक अंदाज मिलेगा। और इस वजह से आप अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो उस प्रिपरेशन का डायरेक्शन उस सब्जेक्ट में, उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से अपना मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको उस तरीके से ढाल सकते हो। तो फिर यहां क्या हुआ कि आप जिन चीजों पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है वही चीजें आप कर रहे हो, तो आप जल्दी से अपने एम तक पहुंच जाओगे, आपके डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको बहुत बेनिफिटेड होते हैं कि जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हो और अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और हम आगे में कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें। ये डिस्कशन इसलिए है, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ अलग अलग 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं हर एक सब्जेक्ट से, तो आपको एक अंदाज मिलेगा, एक गेस कर पाओगे आपकी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने सिर्फ हिंदी में लिए, कुछ क्वेश्चन मैंने सिर्फ मराठी में लिए। तो आप लोगों ने यहाँ क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है और कोशिश करना है अपना आंसर देने का, वो भी सिर्फ टेक्स्ट बेसिस पर चैट बॉक्स में आपने अपना आंसर शेयर करना है। आंसर ऑप्शन बोलकर नहीं बताना है आपको, सिर्फ अपना आंसर क्या होगा वो आपने चैट बॉक्स में
देना है। मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। सबसे सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है आपको। नॉट करेक्ट कहा गया है, ठीक है ना। तो नॉट करेक्ट की बात की गई है, इसलिए आपको नॉट करेक्ट की ही बात करनी पड़ेगी कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, चार में से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना होगा। तो फिर क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। आप जब बताओगे तो क्या क्या दिया है, देखिए मैं हिंदी में बता दूं आपको कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा को अपनाना, शिक्षा शास्त्रों को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। एक ऐसी समावेशी कक्षा जहां भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, या फिर निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। अब आपने पहली बात तो यह समझना है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। या आप बीएड में होंगे तो भी आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया होगा, या नहीं तो आप पढ़ने वाले होंगे। बीएड में भी ये कंसेप्ट है और हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। समावेशी शिक्षा ये होती है जिसमें हर एक बच्चे का समावेशन होता है। हर एक बच्चा मीन्स हर एक अलग अलग तरीके की नीड वाला बच्चा। हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में कुछ बच्चे स्पेशल नीड के होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ हैंडीकैप होते हैं, अलग अलग नीड होती है जिसको हम ऐसे कहेंगे कि डिफरेंट नीड्स होती है उनको, स्पेशल नीड्स जिनकी होती है। तो ऐसे बच्चों को भी हम हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये उस इंक्लूसिव एजुकेशन की कंसेप्ट है। तो फिर इसमें यह पूछा गया कि इनमें से कौन सी बात, कौन सा सेंटेंस इंक्लूसिव एजुकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसमें सबसे लास्ट वाला जो 4th नंबर का ऑप्शन है वो यहां इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन नहीं करता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला और स्टैंडर्ड असेसमेंट, या हिंदी में बताऊं तो इसमें एक निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो ऐसा नहीं होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में कि मानक पाठ्यक्रम मीन्स एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है और उसका जो मूल्यांकन करने की जो मेथड होती है वो भी फिक्स्ड होती है, ऐसा उसका मतलब होता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ये अलग अलग बच्चों को वहां पर अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करने की जब बात करता है तो हर बच्चों को, हर अलग अलग नीड्स के बच्चों को एक ही पैमाने में हम मापन नहीं कर सकते हैं, उनको एक ही स्केल पर हम नहीं गिन सकते हैं। तो इसलिए वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, और वो होती है। और इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वो डिफाइन नहीं करता है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो अब देखिए, आप जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ये उस तरीके के, उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको क्या अंदाज मिला कि क्वेश्चन में ऑप्शन जो आते हैं वो इस तरीके से भी आते हैं। समावेशी शिक्षा पर प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपके पास में क्लियर हुआ। फिर यहां पर आपको क्या सोचना है, तो सोचना यह भी है कि यहां दिया गया है विच इज नॉट करेक्ट, क्या जो करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट है क्या, ये सोचना है हमें। अगर आपने इसमें से नॉट को अगर निकाल दिया तो आप बोलोगे विच इज करेक्ट, फिर आप करेक्ट वाला ढूंढोगे इसमें से, और इसमें तो 3 करेक्ट है, तीन ही ऊपर के तीनों भी ऑप्शन बरोबर है, सही है। तो फिर आप कैसे चूज करोगे, और फिर आपने चूज भी किया तो आपका क्या होगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इतना बेसिक से आपको ध्यान में लेना होगा कि सेंटेंस, क्वेश्चन में सेंटेंस में क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है। एक वर्ड अगर आप मिस करते हो तो आप अपना पूरा आंसर रॉन्ग चूज कर सकते हो। अगर नॉट आपने नहीं पढ़ा तो
यहां नहीं अगर पढ़ा तो सही है, इसके अलावा सही नहीं है, तो नहीं को अगर निकाल दूं मैं वहां से तो आपका ऑप्शन बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में सोचने का। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपको ये याद आया या ये समझ में आया कि समावेशी शिक्षा पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ना चाहिए, तो आप समावेशी शिक्षा पढ़ोगे। क्लियर है? आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। अब यहां लर्निंग के बारे में पूछा गया है। लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना। लर्निंग के बारे में, जिसे हम हिंदी में अधिगम कहते हैं, तो अधिगम के बारे में नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये वाला चूज करना है आपको। आप लर्निंग करते हो तो मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने इसका आंसर देना चाहिए। कौन दे पाएगा आप लोगों में से? बताइए, दे पाओगे आप? करिए, कोशिश करिए। रॉन्ग हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, हो जाने दो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये हम सुनते आते हैं। और आपने अगर कोशिश की, भले आपने तुक्का मारा और आपका तुक्का लग गया, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो लर्निंग क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। अधिगम क्या होता है, तो नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। मतलब जो लर्निंग होता है हमारे प्रीवियस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, हमें प्रीवियस नॉलेज पर। तो कथन कौन सा सही है ये बताना है अधिगम के बारे में। तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, मतलब जो लर्निंग होता है उन बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करता है या नहीं, थोड़ा सोचिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से होता है। स्कीम मीन्स कंसेप्चुअल स्कीम्स, जो आपके नॉलेज के, जो भी नॉलेज क्रिएट करने के, जो कलेक्शन करने के जो स्कीम्स है, उससे वो रिलेटेड होता है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। मीन्स लर्निंग इज अ फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, मतलब हमें जो लर्निंग मिलती है वो समाज से भी मिलती है, हम समाज से भी लर्निंग कर सकते हैं। और अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है। मतलब लर्निंग इज नॉट अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट बता पाओगे? नहीं बताते हो तो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें लास्ट का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, कि लर्निंग करेक्ट है। मीन्स लर्निंग नहीं है वो, इसको लर्निंग नहीं कहेंगे हम, इसलिए उसको वो ऑप्शन करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट नहीं है लर्निंग से रिलेटेड। ओके, तो लर्निंग प्रोडक्ट नहीं होती है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि किसी प्रोसेस से वो निकलकर बाहर आया और ये हो गया, लेकिन लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि लर्निंग इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, ये जीवन भर चलती रहती है, ये डायनामिक प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। कोई व्यक्ति एकदम लास्ट स्टेज पर है अपने जीवन के, लेकिन फिर भी वो सीखते रहता है, वो सीखता है, हमेशा सीख सकता है। तो लर्निंग कभी भी प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं आ सकती, वो हमेशा कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रोसेस है, तो प्रोडक्ट नहीं हो सकती कभी भी वो। अब देखिए, अधिगम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो हाँ, अगर आपके पास में प्रीवियस नॉलेज अच्छा होगा तो आप आज का समझ पाओगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि टीईटी ऐसे ऐसे होता है, टीईटी का इस तरीके से सिलेबस होता है। आज हमने सीखते समय मैंने आपको बोला था कि कल हमने देखा था, इसलिए आज हम उसको सिर्फ कोरिलेट किए थे। इसका मतलब कल जो एब्सेंट होंगे उनको आज का नॉलेज नहीं समझ में आया होगा स्टार्टिंग का, लेकिन कल जो प्रेजेंट थे उनको आज का नॉलेज अच्छी तरीके से कनेक्ट करते आया। क्यों? क्योंकि उनके पास में प्रीवियस नॉलेज था इस कंटेंट से रिलेटेड। तो लर्निंग हमारी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होती है। सेकेंड थिंग कि सोशली होती है। सोशली मीन्स स्कूल भी एक सोशल इंस्टीट्यूट है हमारा, स्कूल कॉलेज, क्योंकि जहां 2 से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वो सोशलाइजेशन हो जाता है, वहां सामाजिकीकरण हो जाता है। फिर हम हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आजू बाजू में, कम्युनिटी में जब जाते हैं तो वहां से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं, तो वहां भी लर्निंग होती है। लेकिन वो क्या होती है? इनफॉर्मल लर्निंग होती है। फॉर्मल लर्निंग हम कॉलेजेस में करते हैं, हम स्कूलों में करते हैं, उसको फॉर्मल लर्निंग कहते हैं। जो हम घर में करते हैं वो इनफॉर्मल होता है, एकदम इजीली हम करते हैं, उसको कोई टाइम
समय सिलेबस नहीं होता है जो हम सोसाइटी में करते हैं। तो सामाजिक स्कीम भी है और पुनर्गठन किया जाता है जिसे हम लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्कीम। आपका जो सोचने का तरीका होगा, जो कंसेप्ट समझने का तरीका होगा, वहां से भी हम लर्निंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहां आपको लर्निंग क्या है ये समझ में आया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में इफेक्टिवली फीडबैक देना, इससे रिलेटेड दिया गया है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। कि मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मुझे जो फीडबैक मिल रहा है तो वो फीडबैक कंफर्म है, प्रभावी है, इफेक्टिव है, ऐसे मैं किस चीज से समझूं। आप लोग अगर ये चीजें कर रहे हो तो इसमें से मैं कौन सी बात को लेकर चलूं कि आपने जो दिया हुआ फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा, या बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ सकता हूं कि मैंने जो दिया वो आप तक पहुंचा है। तो देखिए यह एक केवल कार्य अंत में ही दी जाती है। फीडबैक ऐसा होता है कि जो सिर्फ लास्ट में देना चाहिए, एंडिंग में ही देना चाहिए। जब तक हमारा प्रोसेस चल रहा है उस बीच में नहीं देना चाहिए, एंडिंग में देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए तो फिर प्रभावी फीडबैक होता है या प्रभावी हमें इफेक्टिवली पता चलता है। यह एक व्यापक और सामान्य होती है। ये इसका जो कंसेप्ट होती है ये बहुत ब्रॉड होती है फीडबैक की, और ये जनरल होती है। ये ऑप्शन ठीक होगा। या फिर यह एक केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पर बात की जाती है। ओके, इसमें हमें आउटकम क्या मिल रहा है इस पर बात की जाती है, वो इसके लिए फीडबैक होता है। या फीडबैक इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, यह एक समय में दिया जाना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए। क्या ऑप्शन दोगे आप? ऑप्शन नंबर 2। चलिए कोशिश तो की आपने। इसका अगर हम मीनिंग देखें कि फीडबैक कब देना चाहिए क्लासरूम में। अभी हमारा क्लासरूम चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, ओके। अगर आपने फीडबैक मुझे सबसे लास्ट में दिया, मैंने क्वेश्चन अभी पूछा और मैंने कहा कि आपको फीडबैक सबसे लास्ट में देना है, जब तक आप वेट करिए। या फिर आपको कुछ पूछना था कि सर वीडियो दिख नहीं रहा है, तो ये पूछना आपने लास्ट में पूछना है, फीडबैक मुझे लास्ट में देना है। आपको वीडियो तो पूरे सेशन में दिखेगा ही नहीं। मैंने तो पूछ लिया आपको कि वीडियो दिख रहा है, आवाज आ रही है, लेकिन इसका आंसर आपने लास्ट में देना। तो आपने लास्ट में दे दिया कि सर वीडियो दिख नहीं रहा था, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो क्या होगा? कोई मतलब हुआ उसका? कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो कहा गया है वो करेक्ट आंसर इसलिए होगा कि जिस समय में जो पूछा गया उसका आंसर तभी मिलना चाहिए। मैंने आपको समझा कर दिया, आपने वो समझ लिया। मैंने पूछा समझा क्या, आपने हाँ कहा, तो मैं समझ गया कि आपको समझ चुका है, मैं अब आगे जाना चाहिए। आपने नहीं कहा तो मुझे समझ में आया कि आपको नहीं समझा है, तो मैं आपको उसको फिर से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए, और वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। फीडबैक क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैंने पूछा कि आपको समझा क्या, मैंने जो कंटेंट पढ़ाया है मैंने पूछा कि आपको समझा क्या, और आपने आंसर दिया सर वीडियो दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये कभी और क्वेश्चन पूछा गया था मैंने कि आपको वीडियो दिख रहा है क्या, 1 घंटे पहले पूछा था, आपने आंसर, मैंने क्वेश्चन पूछा तब दिया उसका आंसर, तो वो स्पेसिफिक नहीं होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन का आंसर उस समय में देना चाहिए, तो फिर उसका फीडबैक समझा जाएगा। विशिष्ट होना चाहिए, हाँ या ना में, अच्छा या बुरा में, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, तो आपको अंदाज मिलेगा, आप एक गेस लगा पाओगे कि हाँ हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। तो यही चीजें आपको क्वेश्चन के द्वारा सीटेट में पूछे जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब आप आगे चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से पठन कौशल्य एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन कौशल्य, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन चेंज हुआ क्या ऊपर में? हाँ, ऊपर में क्वेश्चन चेंज हुआ है, नीचे में अलग है, ऊपर में अलग है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अलग अलग है यहां पर। तो हम पहले ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल टाइप ऑफ डिसलेक्सिया? आपको पता है डिसलेक्सिया क्या होता है?
सुना है आप लोगों ने डिसलेक्सिया के बारे में? हाँ सर। ओके, क्या होता है डिसलेक्सिया? वाचन दोष। वाचन दोष, ओके, वेरी गुड। डिसलेक्सिया, या इसको हम अगर एक ब्रॉड कंसेप्ट में कहे तो इसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी वो होती है कि जो हमें दिखती नहीं है, हिडन होती है। अगर मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं तो आपको लगेगा कि सर तो एकदम हट्टा कट्टा दिख रहे हैं, सर में कोई डिफिकल्टी नहीं है, सर एकदम स्ट्रांग है, सर बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ है सर के पास में, इस तरीके से। पर लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी ये कोई भी देखकर नहीं बता सकता कि इस व्यक्ति में ये तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। इस लर्निंग डिसेबिलिटी के अलग अलग टाइप है। लेकिन आपको अगर तारे जमी पर मूवी याद हो, आपने देखी हो, तो उसमें जो ईशान अवस्थी नाम का जो बच्चा था जो स्कूल में जाता था, उसके मम्मी पापा भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करते थे कि ये दिखता तो अच्छा है, इसको तो सब कुछ आता है, ये सब कुछ सब अच्छे है, हाथ पैर अच्छे हैं, इसके आंखें दिखती है, इसके कान में सुनाई देता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बिहेवियर ठीक से क्यों नहीं कर रहा। फिर उसको मारना, उनके दोस्तों के साथ में खेलते समय उसको दोस्त उसको अलग करने की कोशिश करना, तो ये चीजें होती थी उसके साथ में। लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था कि इसमें क्या रियल में क्या प्रॉब्लम है। ईशान अवस्थी की आप अगर बात करो, ऐसे ही लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे जो होते हैं वो हमें दिखते नहीं है, मतलब उनमें जो डिफिकल्टी होती है वो दिखती नहीं है, उसको कुछ तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें। फिर यहाँ क्या होता है कि अलग अलग तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसमें से एक टाइप है ये वाला जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। इस टाइप में क्या होता है, वो डिसलेक्सिया ही था, ईशान अवस्थी डिसलेक्सिया ही था। वो जब हाथ में बुक लेता था, पुस्तक लेता था, टेक्स्ट बुक लेता था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो उसके सामने के जो वर्ड्स थे ना, अक्षर, वो ऐसे डांस करने लग जाते थे और वो सब मिक्स होते थे, उसको समझ में नहीं आता था कि ये अ है, ये ए है या बी है। ईशान अवस्थी को नहीं समझ में आता था, वो फिर कंफ्यूज होता था और फिर उसका क्या होता था, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता था, वो उसमें अच्छे तरीके से कर नहीं पाता था। क्या? पढ़ना नहीं आता था उसको। डिसलेक्सिया मीन्स उसको वाचन दोष कहते हैं, वाचा जिसमें हम पढ़ने में डिफिकल्टी आती है। फिर डिफिकल्टी इस तरीके से आती है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते समय अगर मैं कुछ बातें लिखूं तो आप उसको पढ़ते समय लिखोगे कठिनाई। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड को मैं अगर पढ़ूं तो मैं कहूंगा कठिनाई, लेकिन किसी डिसलेक्सिया स्टूडेंट को आप अगर पढ़ना बोलोगे तो पढ़ेगा कनिठाई। वो बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा, उसको वर्ड है कठिनाई, वो बच्चा रिप्लेस कर देगा कनिठाई, मतलब शब्द जो वर्ड्स होते हैं उसको एक्सचेंज कर देता है। जैसे अगर उसको लिखना, उसको लिखा हमने बैट, तो वो उसको पढ़ेगा डैट। हमने लिखा पैट, उसको पढ़ेगा कॉट। या इस तरीके से वो जंबलिंग करता है वर्ड्स की, जंबल वर्ड्स आ जाते हैं उसके दिमाग, मतलब वो पढ़ नहीं पाता है प्रॉपर से। ये न पढ़ने की वजह क्या होती है, तो ये न पढ़ने की वजह हमारे इस दिमाग के कनेक्शन से होती है। कनेक्शंस, इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो, डिसकैलकुलिया हो, ये अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो कनेक्शन है माइंड का, वो माइंड का कनेक्शन प्रॉपर नहीं होने के वजह से उनको वो चीजें नहीं आती है या नहीं कर पाते वो। जैसे एग्जांपल हम लेंगे कि अगर हमारे घर में हमने इलेक्ट्रिक की वायरिंग जो होती है ना, कनेक्शन हमने लगाए होते हैं, फैन की कनेक्शन अलग होता है इलेक्ट्रिक में, हमारा इसका एसी का कनेक्शन अलग होगा, या हमारे बल्ब का कनेक्शन अलग होगा, ट्यूबलाइट का अलग होगा, टीवी का अलग होगा। अब अगर हमने एक कनेक्शन किसी एक में लगा दिया और दूसरा कनेक्शन उसका न्यूट्रल जो होता है और ये होता है, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जो ये अंदर में कनेक्शन है वो कहीं मिसमैच हो जाते हैं, और वो मिसमैच होने की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब वाचन के एरिया में, रीडिंग के एरिया में हम वो काम नहीं कर सकेंगे, तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो एक टाइप होता है डिसलेक्सिया होता है जिसमें बच्चे अपना
वाचन दोष होता है इसमें। एक होता है डिस्ग्राफिया, जिसमें बच्चे ग्राफ करना, ग्राफिया मींस ग्राफ करना, यहां से आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ग्राफिया, ग्राफिया ग्राफ करना मींस लिखना, ग्राफ बनाना मींस लिखना, तो ये लिखने में आने वाली डिफिकल्टीज होती है। और एक होता है डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया मींस कैलकुलेशन करने में उसको डिफिकल्टी आती है। तो डिसकैल्कुलिया तो ये गणित से रिलेटेड होती है, जिसको गणितीय अक्षमता कहा जाता है। इसको लेखन अक्षमता कहा जाता है, लिखने से रिलेटेड है, और इसको वाचन अक्षमता कहा जाता है। अब इसके भी कुछ अलग अलग टाइप पड़ते हैं, बहुत सारी बातें होती है इसमें, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। अगर इन जनरल आपको देखना है कि इन बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आपने ये देखना कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या खेल खेलते हैं कोई भी, तो मैं अगर एक छोटा सा क्रिकेट का बॉल जो खेलते समय हम उठाते हैं, वो अगर मैं उस बच्चे की तरफ फेंकूं, तो कैच करते समय नॉर्मली अगर मेरे तरफ किसी ने बॉल फेंका, तो मैं कैच करने के लिए इस तरीके से हाथ लूंगा, क्योंकि बॉल इतना बड़ा है, तो मैं ऐसे ही अपने हाथ लूंगा और कैच करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसके तरफ आपने अगर वो बॉल फेंका, तो वो बच्चा इतना बड़ा हाथ लेगा और इस तरीके से कैच करने की कोशिश करेगा। ऐसे कुछ उन बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसको जगह की नॉलेज नहीं होती है कि स्पेस कितना है, मतलब अब बॉल तो इतना सा है, लेकिन हाथ इतना बड़ा फैलाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसको नॉलेज नहीं होती इस चीज की, उसको राइट लेफ्ट नहीं समझता है, उसको डायरेक्शन नहीं समझते हैं। ऐसे कुछ बातें होती है जहां पर ये बच्चे अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बच्चे जब आते हैं, तो एज अ टीचर हमें इनको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, और उन बच्चों के साथ में उस तरीके से हमें ट्रीट करते आना चाहिए। ओके, ये रहा लर्निंग डिसेबिलिटी का डिसलेक्सिया से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पठन से रिलेटेड लिया है कि पठन कौशल्य की कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहां रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई आती है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई आती है, शारीरिक समन्वय में कठिनाई आती है। हाँ, इसका आंसर क्या हुआ फिर? इसका आंसर फोनोलॉजिकल डिफिकल्टी। ओके, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल इसका आंसर। डिसलेक्सिया का आंसर ये होगा। फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पेशल अवेयरनेस का भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पठन कौशल्य की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, या रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, या शारीरिक समन्वय में कठिनाई। क्या बता पाओगे आप? शायद ये क्वेश्चन में भी चेंज हो चुका है, तो मैं इसको स्किप करता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूं, क्योंकि ऑप्शन कुछ अलग लग रहे हैं और क्वेश्चन कुछ अलग थे उसके। हाँ, चलिए, यहां पर एक नंबर से रिलेटेड है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए। तो बताइए, छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, कोई ऐसी संख्या है जिसमें 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, वो संख्या कौन सी होगी फिर? 16 सर। यस, 16। नो, आपको वो संख्या ढूंढना है कि जो संख्या में 8 अगर मिला दिया जाए तो उसका डबल हो जाएगा वो पर्टिकुलर संख्या नंबर का। जैसे संख्या 8 है सर जी, संख्या 8 है सर। 8 + 8 = 16। 8 संख्या अगर डबल किए तो डबल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 6 की, 6 पहला ऑप्शन लेते हैं 6। अगर 6 में हमने 8 मिला दिए तो कितने हो गए? 14। अगर हमने 8 में 8 मिला दिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या में, कौन सी संख्या में, जो भी कोई संख्या होगी इस संख्या में 8 अगर जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है। तो वो संख्या कौन सी होगी जिस संख्या में हमने 8 मिलाए होंगे? तो हमने 8 में 8 मिला दिया तो कितने हो गए? 16। फिर यहां है 12 में हमने 8 मिला दिए तो कितने होंगे? 20। और यहां 16 है, 16 में हमने अगर 8 मिला दिए तो कितने होंगे? 24।
अब ये बताए कि कौन सा ऑप्शन डबल हो रहा है? 8 plus 8, 16. ऑप्शन नंबर Second, sir. 8 plus 8. Second, sir. एस, वेरी गुड। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसमें 8 मिलाते हैं तो उसका डबल हो जाएगा 8 का। हुआ डबल, ये वाला है ना। 16 Yes, इसलिए, हाँ 16 इसलिए नहीं लेंगे हम क्योंकि वो ऑलरेडी वो नंबर है, उसमें हमें 8 मिलाना होगा, तो वो तो डबल नहीं हो रहा है, 24 हो रहा है, तो डबल कैसे हुआ वो, है ना। तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये इजी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको उन क्वेश्चन को उस तरीके से सोचना पड़ेगा, उस तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9909, 9099, 9009? क्या पूछा गया है कि हमें इतना प्राप्त करने के लिए कितना प्राप्त करना है? 25454, इतना हमें प्राप्त करना है, लेकिन ये प्राप्त करने के लिए इन नंबरों में से इनका योग करने के बाद में हमें क्या घटाना पड़ेगा? क्या घटाना पड़ेगा? देखिए तो थोड़ा सा लगाइए अपना दिमाग, माइनस करना होगा आपको। क्या कहा है कि इनका योग करना है आपको पहले। तो योग करते समय आपने अगर इनको इस तरीके से लिख लिया हो तो आपको योग करना बहुत इजी चले जाएगा। 9009। अब इसका करना है आपको एडिशन। 9 3 जा 27, 2 1 1 0 1 27 28। ये इनका योग हुआ, इन नंबरों का, इन तीनों भी नंबरों का ये योग हुआ 28010। अब आपको लाना कितना है? ये तो इसमें से कौन सा नंबर आपको घटाना होगा कि ये आना चाहिए, कौन सा ये आना चाहिए इनमें से? तो फिर आपको सीधा सीधा 28017 में से 25454 को डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद में आपको वो नंबर मिल जाएगा। फिर जो नंबर है, जैसे कि यहां पर 7 - 4 3 हुआ। अभी आप देखिए कि मैंने एक ही ऑप्शन, मतलब एक ही नंबर डिवाइड किया, माइनस किया है और मुझे मिला 3। अब मेरा ऑप्शन क्या है? लास्ट में 3 वाला ऑप्शन है क्या? यहां पर देखिए तो यहां 6 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 3 है। तो फिर तो मेरी शुरुआती यहां से हो चुकी है कि मुझे लास्ट का डिजिट 3 मिल चुका है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 4 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर होना चाहिए। तो फिर मैं आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं तो मैं यहीं से अपना आंसर सिलेक्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो फिर मैं उसको माइनस करूंगा। और यहाँ 7 - 4 किए तो 3 आएगा, 1 - 5 नहीं होगा तो यहां से लेना होगा, लेकिन इसके पास में भी कुछ नहीं है तो इससे लेना होगा। इसके पास 8 थे, इससे 1 लिया तो इसके पास 7 रह गए, लेकिन इसने इसको दे दिया। अब इसके पास में पहले 0 था, अब 10 हो चुके हैं, तो ये 10 वाले से मैंने 1 मांगा तो इसके पास 9 बचे, और यहां जो पहले 1 था वो यहां 11 हो चुके हैं। अब 11 में से अगर 5 गए तो 6 रहेंगे, 9 में से 4 गए तो 5 रहेंगे, 7 में से 5 गए तो 2 रहेंगे, और 2 में से 2 गए तो 0 रहेंगे। मेरा आंसर ऑलरेडी एक सिंगल डिजिट पर आ गया था, लेकिन मैंने पूरी तरीके से कैलकुलेशन किया तो सेम डिजिट, सेम नंबर मुझे वहां मिला। अगर मैं इन तीनों नंबर्स का एडिशन करता हूं और उसमें से ये नंबर अगर माइनस करता हूं तो मुझे ये नंबर्स मिलेंगे। तो जो मेरा आंसर है वो ये रहा 2563। तो मैथ्स इतना इजी आता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा आपको, सिर्फ माइनस करना पड़ा, प्लस करना पड़ा, 2 ही एक्टिविटीज करनी पड़ी। लेकिन बहुत इजी होने के बावजूद भी हमें इन तरीके के क्वेश्चन
सॉल्व करने में दिक्कत जाती है या हम सॉल्व नहीं कर पाते। ये हमारे हाथ के मार्क्स होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस तरीके की होनी चाहिए, उस लेवल की होनी चाहिए, तो आप इजीली इन सभी क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब इन कथनों में से ऐसा कौन सा कथन है कि जो गणित को सीखने के लिए मदद करने वाला होगा, अधिगम करने के लिए सपोर्ट करने वाला होगा? तो फिर क्या क्या है देखिए। असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। अगर बच्चों को असफलता आई किसी चीज में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे कर नहीं सकते, या गणित करते समय उनको आंसर नहीं आया तो इसका मतलब वो नहीं कर सकते, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ओके। दूसरा, सभी गणित सीख सकते हैं। गणित सभी सीख सकते हैं। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है। अगर गणित ये विषय सिखाना है तो हमें जेंडर वाइज सिखाने से फायदा नहीं होगा, या हमें ऐसा नहीं कहते आएगा कि लड़कियों को गणित बहुत अच्छा आता है, लड़कों को नहीं आता है, या लड़कों को गणित बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है, लड़कियों को नहीं समझता है। हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या? या फिर अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। यह गणितीय विचारों को बाधा डालता है। क्या? अंतर्ज्ञान। अगर किसी बच्चे में इंट्यूशन आता है, बच्चा अगर अंदर से सोचता है कि इन दो नंबरों का कैलकुलेशन अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं तो एक नया नंबर मिल सकता है हमको, ऐसे अगर वो सोचने वाला बच्चा होगा तो उस बच्चे का इस चीज को सोचने की जो बात होती है उसको दबा देना चाहिए, हमने उसको आगे नहीं आने देना चाहिए। ऐसे अगर किया जाए तो बच्चे गणित में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें पूछा गया कि सबसे कम उपयुक्त होगा कि इन चीजों में से कौन सा गणित को नहीं बढ़ावा देगा, तो ये वाला है कि गणित को बढ़ावा न देने के लिए उस बच्चों का इंट्यूशन को दबा देना, ये गणित को बढ़ावा देने के लिए लायक नहीं होगा। ओके। रामानुजन को आपने अगर सुना होगा, जो हमारे भारत के गणितज्ञ थे, उनके ऊपर मूवी भी आई है, आप देखिएगा उस मूवी को। तो वो गणितज्ञ बचपन से, अपने बाल अवस्था से गणित को इस तरीके से खेलते थे, नंबरों को इस तरीके से खेलते थे कि अच्छे अच्छे टीचर उन गणित के उन नंबर को समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो बाल्यावस्था से ही वो करने लगा था। तो क्योंकि उसका अंतर्ज्ञान था, इंट्यूशन था, इंट्यूशन, और वो इंट्यूशन के वजह से उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता था, और जस्ट खेलते खेलते नंबरों को यहां से वहां करने की कोशिश करता था, और उसमें से नया कुछ क्रिएटिवली लाने की कोशिश करता था। तो इंट्यूशन गणित में बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो हम उसको बच्चे के सामने आने के बाद में उसको बढ़ावा देना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। अब ये कुछ एप्लीकेशन बेसिस का क्वेश्चन है। पहले यहां पर कुछ दिया गया है, ये समझ लीजिए आप, और उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को। क्या दिया गया है देखिए। दिया गया ऐसे है कि कक्षा दूसरी में दिया गया है 182 माइनस 67, ऐसे बच्चों को सिखाया जा रहा है। ओके। ये एग्जाम्पल दिया गया है कक्षा दूसरी में, और ये सिखाया जा रहा है। इसको हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि इस इक्वेशन को, इस गणित को सॉल्व करते हुए एक अध्यापिका ने कहा कि हमें 7 को 2 में से घटाना है, इस 2 में से इस 7 को घटाना है, और 2 ये छोटा है ना, ये 2 छोटा है, तो 7 से इसलिए हमें 8 से उधार लेना पड़ेगा। मतलब ये जो 8 है, इस 8 से हमें उधार लेकर इस 2 के पास में लाना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। मतलब यहां 12 हो जाएंगे, तो इस 12 में से हम 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, क्या पूछा? कि मैडम, हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? हम इस 8 से उधार क्यों ले रहे हैं?
उधार लेना अच्छा नहीं होता, उधार लेना अच्छा नहीं होता है, तो हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखो, बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, और ये एप्लीकेशन बेसिस का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, साधा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका सिखा रही है 182 से 67 घटाना है। घटाते समय 2 से 7 घट नहीं सकते, क्योंकि 2 ये छोटी संख्या है, 7 ये बड़ी संख्या है। तो अध्यापिका क्या कहती है कि ये 2 से 7 नहीं घट सकता है, इसलिए हमें इस 8 से 1 उधार लेना पड़ेगा और इस 2 को देना पड़ेगा। तो 2 को दिया तो वो 12 हो जाएगा 2, और फिर हम उसको घटा कर पाएंगे। लेकिन उसी वक्त एक बच्चा उठता है और वो पूछता है कि मैडम, हम 8 से 1 क्यों उधार मांग रहे हैं? उधार मांगना तो अच्छी बात नहीं होती है। अब ये सिचुएशन तो सही है, तो फिर यहां टीचर ने क्या करना चाहिए? ऑप्शन से देखिए, अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए। उस बच्चे को अध्यापिका ने डांटना चाहिए, चुपचाप बैठ, समझता नहीं तुझे, बैठ जानी चाहिए, ऐसे करके बिठा देना चाहिए। या फिर अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। उस अध्यापिका ने क्या करना चाहिए कि ये किस लिए लिया जा रहा है, कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, उस शब्द को, उधार ये शब्द का वापर न करते हुए उस शब्द की जगह पर पुनर्समूहीकरण का इस शब्द का यूज करना चाहिए, वापरना चाहिए, और फिर वो कैसे किया जाता है वो प्रक्रिया बतानी चाहिए। या फिर अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे। तो बच्चे को यह बताना जरूरी होगा उस अध्यापिका ने कि आपको नहीं समझ रहा है तो आप देखते रहिए, और मैं किस तरीके से उधार लेती हूं और किस तरीके से उधार को रिटर्न करती हूं ये देखते रहिए, उसको समझने की कोशिश करिए, ऐसे बोलना चाहिए। या फिर अध्यापिका को बच्चे के प्रश्नों को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। या फिर टीचर ने, उस अध्यापिका ने बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान न देते हुए अपना टीचिंग जो है वो चलने देना चाहिए। क्या सही होगा? एक टीचर के रोल में आप वहां खड़े हो और ये सिचुएशन आप लोगों के पास में, आपके सामने आ गई हो, तो आप क्या करोगे? आप एक टीचर हो और आप लोगों के सामने ये सिचुएशन आ चुकी है ना? तो यहां पर सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि इस ऑप्शन में आप क्या बताओगे? प्रॉपर वे है उस चीज का कि उधार ये शब्द ना यूज करते हुए हमें पुनर्समूहीकरण ये शब्द वहां यूज करना चाहिए। जब हम उस शब्द का यूज करेंगे तो बच्चा उधार ये शब्द नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारे गणित में प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया करनी चाहिए। जब हम घटाते हैं तो घटाते वक्त हमें ये प्रक्रिया करनी चाहिए, तो वो खुद ब खुद हमें उस चीज को बच्चे के सामने रखने के बाद में बच्चे में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और उसका जो भी क्वेश्चन था, जो भी सवाल था, उस सवाल का उसको जवाब भी मिल जाएगा। तो मित्रों, इस तरीके से गणित के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन तो बहुत सारे लिए हैं मैंने, लेकिन हमारे पास में समय की कमी है, तो अभी ये चीज हम और भी डिटेल में डिस्कस कर पाते थे, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा सेशन देना है डिस्कशन के लिए, मतलब डाउट सेशन के लिए। तो हम थोड़ा डाउट सेशन के लिए बढ़ेंगे। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे जहां आपको बहुत सारी बातें मिलती थी या समझ में आती थी। तो अब डाउट सेशन के तरफ जाने से पहले, मतलब आप लोगों के कुछ सवाल होंगे, कुछ आपको कंफ्यूजन होंगे, या आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप पूछ सकोगे। सिर्फ उससे पहले मैं आपको मैंने कहा था आपको कि मैं मेरे अचीवमेंट्स आपको दिखाऊंगा। वो अचीवमेंट्स दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों में वो चिंगारी आनी चाहिए जो मैंने सबसे शुरुआत में कही थी कि बच्चों में एक चिंगारी आनी चाहिए। बस वो चिंगारी अगर छोड़ दी तो बच्चा खुद ब खुद वो चीजें करने की कोशिश करेगा। तो मैं इस चिंगारी को जलाने के लिए ही आप लोगों के सामने ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक थोड़ा सा उसके पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको कि ये चीजें मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये चीजें उन बच्चों के लिए जो
इस चीज में आने से पहले, जैसे आप अभी सीटेट या टीईटी की प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये चीजें बहुत बड़ी ऐसे लग रही है, बहुत बड़ा पहाड़ है आप लोगों के सामने, वो पहाड़ को आपको चढ़ना है, उसको सर करना है, ऐसे लग रहा है। लेकिन जब आप उस चीज में चले जाते हो, तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप लोगों के लिए ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं लगता है, इजी हो जाता है। तो वही ये चीजें होगी। आज मैं जब इन चीजों को पाकर बैठा हूं, या मुझे देखो, इसको पाने के लिए लोगों को साल साल भर लग जाता है, कभी कभी 2 साल, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। तो एक बार पाने के लिए अगर इतना टाइम लगता है, तो मैंने उसको जब मल्टीप्लाई बाय आप उतना करोगे, जब देखोगे, तो आप सोचोगे कि सर को समय कितना लगा होगा। लेकिन समय बाद में उतना नहीं लगता है। बाद में आपको कुछ मंथ्स में, कुछ क्वार्टर में ही आपको वो कवर करने आ जाता है, ऐसा भी हो जाएगा। तो डाउट के पहले मैं मेरे अचीवमेंट्स आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये अचीवमेंट्स इसलिए दिखा रहा हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं। सर्टिफिकेट्स में अभी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए मैं उसका ब्राइटनेस कम कर दूं आप लोगों को, कि जो दिख पाएगा आपको। अब ये इसलिए है, यहां आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या दिख रहा है आपको। ये है सीटेट के सर्टिफिकेट। सीटेट मींस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा हूं। 2012 में सबसे पहली सीटेट हुई थी इंडिया में, भारत में सबसे पहली सीटेट हुई थी 2012 में। वो फर्स्ट एग्जाम मैंने दी थी, और फर्स्ट एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की थी 2012 में, आप लोग देख पाते होंगे। 2012 में भारत में सबसे पहली सीटेट हुई थी, और वो फर्स्ट पेपर मैंने दिया था, 92 मार्क्स मैंने लिए थे। मैं ओपन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, मुझे 82 ही मार्क्स चाहिए थे, लेकिन मैंने ओपन के भी मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लिए थे, और 92 मार्क्स मैंने कवर किए थे पेपर 1 में। फिर मेरे पास बाद में मुझे समझा कि पेपर 2 भी होना चाहिए, और वो लाना चाहिए हमने। तो फिर मैंने पेपर 2 का फॉर्म फिल किया, यहां दिखता हो आपको तो पेपर 2 है। पेपर 1 का इस साइड में होता है, पेपर 2 का यहाँ। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम में पेपर 2 का फॉर्म ही फिल नहीं किया था, इसलिए मुझे वहां किसी भी तरीके की मार्किंग नहीं मिली थी। अब यहां पर आप देख पाओगे तो पेपर 2 का फिल किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पेपर 1 का था। तो सेकेंड टाइम जब मैंने फिल किया, तो सेकेंड टाइम मैंने 85 मार्क्स लिए थे, 85 मार्क्स लिए थे। और वो 5 मार्क्स मतलब 82 ही जरूरत थी, 85 मार्क्स मिले। लेकिन यहाँ एक ऐसी गम्मत हो गई थी, एक जोक हो चुका था इस पेपर में। ऐसा हुआ था कि मेरा ग्रेजुएशन ये आर्ट्स से था, इसलिए मैंने जो पेपर 2 में सिलेक्ट करना था सोशल साइंस, वो फॉर्म फिल करते समय मैं गलती कर बैठा, और मैंने साइंस और मैथ्स सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन ये मुझे समझा कब? ये मुझे एग्जाम के हॉल में एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट पहले समझा। बस एग्जाम को 12 बजे शुरू होना था, और 12 बजने को 5 मिनट बचे थे। उस समय में मुझे समझा कि मैंने ये गलती कर बैठा हूं, कि मुझे तो सोशल साइंस में फॉर्म फिल करना था, मैंने साइंस में फॉर्म फिल कर दिया, मैथमेटिक्स एंड साइंस में। और जब से फॉर्म फिल किया था, तब से मैंने प्रिपरेशन की थी पूरी तरीके से सोशल साइंस की, पूरी तरीके से सोशल साइंस ही पढ़ा था। साइंस और मैथ्स तो बात ही नहीं थी, मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन एग्जाम सेंटर में तो पहुंच चुका हूं, क्लासरूम में बैठ चुका हूं, 5 मिनट बाद पेपर शुरू होने वाला है। अब इस सिचुएशन में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। और मैं यहां से उठकर घर जाऊं भी तो क्या करूं, क्योंकि मैंने तो जो कुछ करना था यहां आकर पैसे भी खर्चे कर दिए, समय भी दे दिया, तो क्यों ना मैं पेपर दे ही दूं, मैं दे दूं पेपर, देखेंगे जो होगा जो होगा। और वहां किसी भी तरीके से मैंने अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं किया, मैं किसी भी तरीके से घबराया नहीं, और इजी वे से मैंने जो 3 सब्जेक्ट कॉमन थे उनकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की ही थी, वो मैंने सॉल्व किए। और मैंने पेपर 2 में जो मैथ्स और साइंस आया था, वो भी मेरे तरीके से 100% देकर सॉल्व करने की कोशिश की। और मैं बताता हूं कि मैंने जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं वो सब्जेक्ट से भी क्वालिफाई करके आया हूं। जिसकी प्रिपरेशन मैंने 3 महीनों तक दूसरे ही सब्जेक्ट की थी, एग्जाम के लिए गया, लेकिन वो एग्जाम नहीं दिया जिसकी प्रिपरेशन की, जिसकी प्रिपरेशन नहीं की वो एग्जाम दिया,
और वो भी क्वालिफाई करके आया। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं कि आप कर सकते हो, हार्ड कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी है, लेकिन उस एटीट्यूड से आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं उस क्लासरूम में, उस एग्जाम सेंटर में अगर घबरा जाता था, मैं डर जाता था, तो मैं शायद इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता था, ये हो सकता था। उसके बाद नेक्स्ट है ये सीटेट का नेक्स्ट सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या है कि पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि सीटेट का सर्टिफिकेट 7 सालों के लिए ही वैलिड होता था, 7 साल के लिए वैलिड होता था। मैंने 2012 में फर्स्ट एग्जाम दी थी, 2018 आ चुका था, 2018 आ चुका था, लेकिन तब तक मेरे पास में सर्टिफिकेट दूसरा नहीं था। और मैंने ये सोचा कि मैंने 2012 में सीटेट दिया हूं, अब वो 2019 में एक्सपायर हो जाएगा, तो मेरे पास में बैकअप होना चाहिए, इसलिए मैंने फिर से सीटेट का फॉर्म फिल किया। और जब सीटेट का फॉर्म फिल किया 2018 में दिसंबर में, तो तब दोनों भी पेपर का फॉर्म फिल किया, क्योंकि पेपर 1 का एक्सपायरी डेट आ चुकी थी और पेपर 2 मेरा सोशल साइंस और मैथ्स में हो चुका था, तो मुझे सोशल साइंस में चाहिए था, इसलिए दोनों फॉर्म फिल किए और फिर दिसंबर 2018 में दिया। तो दोनों भी एग्जाम मैंने एट ए टाइम क्लियर की। पेपर 1 में 84 मार्क्स लाए और पेपर 2 में फिर से 86 मार्क्स लाए, वो भी सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर। तो आप ये देख पा रहे हो आप, यहां पर आपको समझ में आएगा, समझ पाओगे कि कितना इजी है आपने अपने कैटेगरी से उसको क्लियर करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद ये है महाराष्ट्र टीईटी के सर्टिफिकेट्स। ये जो सर्टिफिकेट्स है पेपर 2 के और ये पेपर 1 का है। यहां भी आपको एलिजिबिलिटी दिखेगी, एलिजिबल, यहां भी मिलेगा एलिजिबल पेपर 2 में और पेपर 1 में। महाराष्ट्र टीईटी 2017 की बात है, ये 2017 में 22 जुलाई 2017 को ये एग्जाम हुई थी, तो उस समय की बात है। उसके बाद ये सेट की एग्जाम्स के सर्टिफिकेट है, ये मे भी आप लोगों के लिए इतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि सेट क्या होता है। तो सेट जब पीजी होने के बाद में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप पीजी करोगे, एमएससी, एमए, एमकॉम, एमएमएम या एमबीए वगैरह जो होते हैं पीजी के सब्जेक्ट्स, वहां आप अगर पीजी करते हो तो आपको लेक्चरशिप करने के लिए ये एग्जाम्स जरूरी होती है। जैसे हमें टीईटी जरूरी होती है टीचर बनने के लिए, तो लेक्चरर बनने के लिए ये सर्टिफिकेट्स या ये एग्जाम्स जरूरी होती है। तो मैंने हर स्टेट में जाकर, मतलब करीब करीब 7 स्टेट में जाकर इन एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं। ओवरऑल सेंट्रल लेवल की जो नेट एग्जाम होती है, वो नेट एग्जाम मैंने 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। ये बताने का मतलब ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये एक लेवल पर आने के बाद में बहुत इजी हो जाता है। बच्चों को ये एक सर्टिफिकेट लाइफ टाइम नहीं मिलता है, एक ही सर्टिफिकेट लाइफ टाइम मिलाने के लिए मतलब जीवन भर प्रयास करते हैं लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन मैंने ये उस लेवल पर आने के बाद में इजीली उसको ग्रैब कर लिया, अचीव कर लिया। वेस्ट बंगाल गया, गुजरात गया, कर्नाटका गया, दिल्ली गया, उत्तराखंड गया, अलग अलग राज्यों में जाकर वो मैंने क्वालिफाई किया। और करने के लिए बहुत ऐसा कुछ अलग करना पड़ा ये भी नहीं हुआ, इजी से वो हो चुका है। तो बच्चों, मैंने मेरे तरीके से, मेरे तरफ से आप सभी को जो देना था वो देने की कोशिश की, जो करना था वो करने की कोशिश की, मोटिवेट करना था वो करने की कोशिश की। अब आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही, आपके आंखों के सामने एक ही चीज होनी चाहिए कि हमें एक अच्छा टीचर बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है। हमें एक इस दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर बनना है। कल जाकर हमें हमारे नाम से जाना जाना चाहिए, हमारी एक ऐसी ये होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि इस एरिया में अगर कोई चीज हो तो आपका नाम लेना चाहिए। इस तरीके का आपको आगे फ्यूचर में अपना फ्यूचर बनाना है, टीचर बनना है, तो चीजें करना पड़ेगा। और करने से लाइफ में बहुत सारी अच्छी बातें भी मिलती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं और सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। जब आप दिल से टीचर बनना चाहते हो तो आपको जो मिलता है वो इस दुनिया में कहीं नहीं मिल पाएगा। तो मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से अनुमति लेता हूँ कि मैंने मेरे तरीके से, मेरे तरफ से ये सेशन में जो देना था वो मैंने देने की कोशिश की है। अब आप बच्चों का, आप लोगों का जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। मिसबा पूछिए, कुछ पूछना है आपको? आपने हैंड राइज किया है। आपके पर्सपेक्टिव से फर्स्ट पेपर
बी सॉल्व करना चाहिए, पेपर 2 सॉल्व करना चाहिए या पहले पेपर 1? मुझे ये थोड़ा जानना है। फिर से एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। सर आपने जब जब सीटेट के सीटीईटी के एग्जाम्स दिए थे, तो उस एग्जाम्स में आपने मतलब पहला प्रीफर कौन से पेपर को दिया था? पेपर 1 को दिया था या पेपर 2 को दिया था? ओके या ऐसे रैंडमली स्टार्ट किया था? जी, एक्चुअली ऐसे हुआ था कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो 2012 में 13 में मेरे पास में सिर्फ D.Ed था, ग्रेजुएशन भी नहीं था, तो इसलिए मुझे मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ पेपर 1 ही मैं क्वालिफाई मतलब अप्लाई कर पाता था, तो मैंने सिर्फ पेपर 1 दिया। फिर उसके बाद में मेरा ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुआ 2012-13 में, तो फिर मैंने सेकेंड पेपर फिल किया 2015-16 में जब आपने देखा, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी 1 बाय 1 मिली, इसलिए मुझे इतना कुछ उसमें डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन आप एट ए टाइम जा सकते हो, आप अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफाई हो तो जरूर करिएगा, क्योंकि एफर्ट्स कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपको। 90 मार्क्स का सिलेबस आपको दोनों पेपर में कॉमन है, तो फिर 90 मार्क्स का कॉमन है तो आप एक ही पढ़ाई में दोनों पेपर कर पा रहे हो, तो फिर अलग से क्यों पढ़ाई करना है? एफर्ट्स तो वही ले रहे हो, सब कुछ वही है, समय भी उतना जा रहा है आपका, तो फिर आप दोनों पेपर की प्रिपरेशन करिएगा, साथ ही साथ करिएगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। रानी? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि 11th-12th क्लास को जब पढ़ाई तो क्या सीटीटी और टीटी कंपलसरी होता है क्या? नहीं, आपको अगर टीईटी या सीटीटी की बात करना है तो आप सीटीटी या टीईटी का एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन आप सिर्फ उस लेवल पर करोगे 8th क्लास तक, क्लास 8 तक करोगे, सिर्फ अपर प्राइमरी तक ही करोगे, जो हमने यहाँ डिस्कस किए थे। क्लास 1 to 5 के लिए आपको पेपर 1 लगेगा, क्लास 6 to 8 के लिए आपको पेपर 2 लगेगा। 9 से ऊपर जब आपको पढ़ाना होगा तो 9th और 10th के लिए कोई टीईटी या सीटेट की जरूरत नहीं होती है। 11th-12th में आपको पढ़ाना होगा तो उसके लिए भी कोई भी सीटेट या टीईटी की जरूरत नहीं होती है। अभी हमारे महाराष्ट्र में जो एग्जामिनेशन लिया जा रहा है अभी, मतलब फिलहाल में, वो है सीटेट या टीईटी के बाद में क्वालिफाई करने के बाद में, सीटेट या टीईटी क्वालिफाई करने के बाद में ये एग्जामिनेशन है। मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, यस। हाँ, तो Yes, TAIT कहा जाता है उसको, TAIT, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, मराठी में उसको कहा जाता है शिक्षक अभियोग्यता पात्रता परीक्षा, अभियोग्यता यानी बुद्धिमत्ता परीक्षा, ऐसा कहा जाता है उसको। तो ये एग्जाम में जब आप 9th के बाद में टीचर बनना चाहते हो, 9th, 10th या 11th-12th में, तो इस एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली टीचर बन पाते हो। यहाँ आपको 9th से लेकर तो 12th तक के लिए किसी भी टीएटी या सीटेट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 8th क्लास तक ही आपको इस चीज की जरूरत होती है। ओके रानी? यस सर, बट सर जब सीईटी टीईटी क्वालिफाई होंगे तभी टीआईटी टेट देना पड़ेगा ना? जब आप अगर 8th क्लास तक के लिए करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो ही आपको टीईटी या सीटीईटी की जरूरत होगी, ये क्लियर करना पड़ेगा, तभी इस लेवल पर आप अप्लाई करोगे। अगर नहीं है तो आप इस लेवल पर अप्लाई नहीं कर पाते हो। अगर आपके पास टीईटी या सीटेट नहीं है तो आप इस लेवल पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन टीईटी और सीटेट नहीं है तो भी आप इस लेवल पर अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, ओके, ठीक है। यस यस, थैंक यू सर। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, उनके डाउट्स पूरे क्लियर हो गए, ऐसा हम समझ सकते हैं। जी मैम जी। सो फिर मैं मेरे तरफ से यहाँ कंक्लूड करना चाहूंगा कि सर एक क्वेश्चन है सर, इट इज नेसेसरी टू, आपको मैसेज बॉक्स में दिखता होगा शायद से, टीईटी देना जरूरी है क्या डीएड के बाद? ओके, हेलो सर, सीटीटी के लिए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया तो सेकंड लैंग्वेज मराठी ले सकते हैं क्या? मतलब इंग्लिश स्किप कर सकते हैं क्या? ओके जी, जरूर कर सकते हो आप।
अगर इंग्लिश नहीं लेना है तो आप ले सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। लैंग्वेज में महाराष्ट्र में आप जब जाते हो तो आपको मराठी और इंग्लिश ये दोनों में से एक कंपलसरी होगा। एक तो मराठी लीजिए या इंग्लिश लीजिए। आपने इंग्लिश लिया तो आपको मराठी या हिंदी दूसरा और भी सब्जेक्ट लेते आएगा महाराष्ट्र में टीईटी में। लेकिन सीटेट में जब जाते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज आती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। एक तो हिंदी लीजिए तो इंग्लिश के अलावा आप दूसरी भाषा ले सकते हो। अगर इंग्लिश ली है तो हिंदी के अलावा दूसरी भाषा ले सकते हो। ओके, तो वहां आपके पास में चांस है। डीएड करने के बाद में सीटेट, सीटीईटी या टीईटी देना मस्ट होगा। इसलिए मस्ट होगा क्योंकि आपको टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपको इसके अलावा कोई पर्याय, कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि आप 8th क्लास तक ही अप्लाई कर पाओगे और 8th क्लास तक अगर आपको जॉब करना है, नौकरी मिलाना है आपको, तो टीईटी या सीटीईटी के सिवा आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। इसलिए डीएड के बाद में कंपलसरी आपको बीएड, टीईटी या सीटीईटी करना होगा। हाँ, आपके पास अगर बीएड है तो एक चांस बनता है आपको कि आपके पास में सीटेट नहीं है, टीईटी नहीं है, तो भी आप 9th, 10th, 11th, 12th के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ आपके लिए बीएड के साथ में बेनिफिट है, लेकिन डीएड के साथ में कोई बेनिफिट नहीं है। आपको डीएड होने के बाद में इन चीजों को करना बहुत जरूरी है, मस्ट होगा आपको। ओके सर, हम बीएड में है, सीटीटी क्लियर नहीं हुआ है तो टीईटी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हो, दे सकते हो। टीईटी भी दे सकते हो, सीटीटी भी दे सकते हो। इनमें अटेम्प्ट की भी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आप जब जितने बार देना चाहो उतने बार दे सकते हो, अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। इसमें कोई आपके लिमिटेशंस नहीं है। ओके, चलिए, कोई बैरियर नहीं होगा, किसी तरीके से कोई बैरियर नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपीयरिंग हो उस समय में क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप स्टडी में होते हो, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप एक बार बीएड या डीएड पास आउट हो चुके हो और कुछ समय बीत चुका है और फिर आप टीईटी या सीटीटी की प्रिपरेशन करोगे, तब बहुत दिक्कत जाती है, बहुत बैरियर्स आते हैं। फिर आपको एक तो समय नहीं मिलता है, आप जॉब में कहीं घुस जाते हो, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, आपका जो किया हुआ होता है नॉलेज वो भी चले जाता है। ये सब कुछ आपके बैरियर के तौर पर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नंबर भी मैंने यहाँ आपको दिया हुआ है। आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत आई एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड तो आप मेरे इस नंबर पर फोन करिएगा। एजुकेशन में आपको इन फ्यूचर कुछ प्लान करना हो कि सर अभी ये मैंने कर लिया, अब आगे क्या करूं, या कोई डिफिकल्टी हो किसी भी तरीके से, तो ये मेरा मोबाइल नंबर हो। अगर यूट्यूब चैनल को देखना है तो आप एजुकेयर क्लासेस अमरावती, इस तरीके का एक यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पर जाकर आप बाकी बातें सीखने की कोशिश कर सकते हो। मैं मेरे तरीके से, मेरे तरफ से अभी आज के फिलहाल की कंडीशन में मेरे पास में 300 प्लस बच्चों को टीईटी का प्रिपरेशन करवा रहा हूं। आज की कंडीशन में अभी इनरोल है मेरे पास में 300 प्लस स्टूडेंट, और उनकी प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूं और अभी बहुत अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल भी रही है। हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस लेते भी है उन बच्चों की। तो आपको भी इन फ्यूचर अगर आपके दिमाग में ऐसे आया कि सर से नॉलेज लेना है तो जरूर कांटेक्ट करिएगा, और एजुकेशनल जो भी आपको लगा। ओके, चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो फिर अभी हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। और मैंने मेरी तरीके से जो भी देना चाहा वो मैं 100% देने की कोशिश की है। पता नहीं आप लोगों ने उसको किस तरीके से लेने की कोशिश की है, लेकिन मैं यहाँ ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, यहाँ मुझे बुलाया, आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। आप सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने 2 दिन तक मुझे सुना, मुझे सहा। शायद किसी बच्चे को ये उसके नॉलेज के ऊपर का होगा, लेकिन फिर भी उसने सुनने की कोशिश की, मुझे समय दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू बोलूँगा आप लोगों को, और यहाँ मैं रुकूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाइड।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। और किसी के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अटेम्प्ट के बारे में पूछा है नाइबा नबिया ने, तो अटेम्प्ट नहीं है नबिया, किसी भी तरीके का अटेम्प्ट नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। सिर्फ आप क्वालिफाई मीन्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए तो आप तब से लाइफ टाइम तक अप्लाई कर सकते हो, जब चाहे तब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि बॉयज भी पढ़ते हैं, तो क्यों आपको क्या लगता है सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती है? ऐसा नहीं होता है मिसबा। सभी में एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है, वो फिर बॉयज हो या गर्ल्स हो, हर एक में एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है, वो उस तरीके से कर सकता है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर आपको अपना डायरेक्शन चूज करना है। अब ऐसे चौराहे पर खड़े हो कि कौन से रास्ते पर जाना है मुझे, उसी समय में आपने सोचना है कि मुझे सबसे बेस्ट मेरा रास्ता कौन सा होगा और उस रास्ते पर जाने की कोशिश करना होगा। फिर वहां से वापस आने के लिए आपने सोचना नहीं होगा। तो वो चौराहे पर खड़े रहते समय ही आपने सोच लेना है कि मुझे ये डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आप अपना बेटर दे सकते हो और 100% दे सकते हो। थैंक यू सर, आपने सही में बहुत अच्छी तरीके से 2 दिन बच्चों को ये सीटीईटी और टीईटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। आपका हार्ड वर्क इसके पीछे दिख के आता है। हम सभी आशा करते हैं कि हमारे बच्चे इन सारी चीजों का फायदा उठाए। बट सही में बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करने जैसा है आपका काम। ओके, थैंक यू। First and foremost, I would like to thank Almighty for giving us strength to conducting this program. I would like to thank our management for providing an infrastructure, motivation, guiding us, and giving us scope to conduct such programs. I would like to express our heartfelt thanks to our guest speaker, Mr. Dhanasham Wagmare sir, for accepting our invitation and guiding our students in such a wonderful way. We really appreciate your efforts taken for these 2 days, sir. Thank you so much. I must thank to all our principal, Dean, SGM Azam College of Education, Dr. P.A. Inamdar University, Dr. Anita Belapurkar Madam, for her support and guidance. I extend my sincere appreciation to our HOD Rizwana Daulatabad Madam and also my colleagues, teaching, non-teaching staff and technical team for their support and cooperation. And last but not the least, I want to thank all dear students for your attendance these 2 days webinar. Once again, thank you everyone. Thank you so much. I declare here the webinar is over. Thank you everyone.